अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और मेहंदी वाले हाथों से आदाब। शफात के हाथ में ऑफकोर्स मेहंदी नहीं लगी हुई। अब मैं हूँ, आपको पता है, मध्य नकवी और ये है शफात अली। शफात कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जनाब। ईद का तीसरा दिन है और हम आज आपके सामने मौजूद हैं। 2 दिन तक गोश्त काटने के बाद आज गोश्त वाले हाथों से आपके सामने हाजिर खिदमत है ख़वातीन और मुझे वैसे टक लगे, मैं देखा आपको लगे कि टक वगैरह कुछ नहीं, वो हड्डियाँ गई हुई हैं, अलबत्ता यहाँ भी गई हुई है, यहाँ भी गई हुई है, वो छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, वो चले जाते हैं। खैर ख़वातीन और हज़रात, आज के दिन पहले तो ये कि तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक। और जो 2 दिनों में आप नहीं कर सके वो आपने आज के दिन कर, यानी कि मुलाकातें। और मुलाकातें भी कोशिश कीजिए दूर दूर से मुलाकातें कीजिएगा। खैर जनाब, बहुत कुछ है आज के शो में। एज यूजुअल खाली खोली आए नहीं होंगे आपके सामने। बात करेंगे, कराची में बारिश आने वाली है। अच्छी खबर है लेकिन बुरी खबर भी है। शफात, अब तो बारिश की जब भी बात की जाती है ना तो खौफ ही आता है। अभी आप देखें ना, लाहौर में बारिश हुई है तो फिर लाहौर का भी पता चल गया। हम लाहौर की तारीफ करते हैं कि जब लाहौर में जब बारिश होती है तो वहाँ पे सीवेज का निज़ाम कितना अच्छा है, लेकिन अभी हमने देखा कि सीवेज का निज़ाम वहाँ पे कैसा है। और मेन जो, अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम आ रहा है, वाल्टन रोड पर जो मेन है शफात, वो तो बिल्कुल डूबी नहीं थी, बिल्कुल डूबी नहीं थी। हर साल की तरह इस साल भी लाहौर में बारिश हुई, एक ज़बरदस्त बारिश हुई और लाहौर जो है वो उस बारिश का मुकाबला नहीं कर सका। इस हवाले से ज़रा बातचीत भी करेंगे आज के शो में। जनाब, कुर्बानी के दिन हैं और कुर्बानी हो भी रही है। कुछ लोग बड़े अदब से, बड़ी तमीज़ से कर रहे हैं और कुछ लोग ख्याल नहीं रख रहे। ख़ास तौर पे जो आलाइशें हैं वो जगह जगह पड़ी हुई हैं और अभी तक उन आलाइशों को शफात एग्जैक्टली, और ताफुन उठ रहा है और इतनी बुरी सिचुएशन हो रही है इसकी वजह से। और साथ में हम आगे जाके भी बात करेंगे, जो अपने घरों में आप जानवर को पालते हैं, एक बड़ी डिस्टर्ब वीडियो आई थी। हम कोशिश करेंगे किसी तरीके से ब्लर करके आपके साथ वो शेयर करेंगे कि लोग कितनी मोहब्बत से जानवर पालते हैं छत पे, लेकिन उसको जो छत से उतारने हैं का जो एक प्रोसीजर है, जो क्रेन से उतारते हैं और वो बेज़बान जानवर, एक वैसे भी वो स्ट्रेस में आ जाता है क्योंकि हमने इस वाले से बात की थी और वो गिरा, और खैर जो भी हम आपको साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि टॉप स्टोरीज में क्या है। जी, तो अभी आपने जानी टॉप स्टोरीज। और शफात, कल पूरे मुल्क में ईद का सिर्फ दूसरा दिन नहीं मनाया गया, कल पूरे मुल्क में मनाया गया बारबेक्यू डे। जी, और मेरे ख्याल में कल तमाम लोगों ने यौम ससुराल मनाया, क्योंकि पहले दिन जो है वो तो ये होता है कि आपके घर में मेहमान होते हैं। दूसरे दिन वो जो आपने फ्रीज़र में रान रखी हुई होती है वो लेके आप जाते हैं अपने ससुराल, और ससुराली जो हैं वो भी अपने फ्रीज़र में से रान निकाल के उसको मिर्च मसाले लगा के तो यौम रान मनाते हैं। आपकी ईद कैसी गुजरी शबात? मेरी ईद तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है वो क्या है मीर का शेर के बरंगे सौते जरस तुझसे दूर हूँ तन्हा, फ़िक्र नहीं है तुझे आह कारवां मेरी। अपनों से दूर क्या ईद होनी है। तो बस फिलहाल ईद जो है ना वो कटाई में ही गुजरी। हाँ, लेकिन अच्छी शुक्र है। पिछली अगर ईद से कंपेयर किया जाए तो ये ईद बहुत अच्छी थी, बेहतर थी। पिछली ईद पे तो दिल ही नहीं कहता शफात सेलिब्रेट करने को, बिकॉज PIA तैयारा हादसा भी हो गया था और कोरोना की वजह से आसपास के लोगों में, इतने जानने वालों में इतनी डेथ्स भी हुई थी कि दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन इस बार भरपूर ना दिल के साथ और कोशिश की थी कि अकीदे के साथ जो है ना वो ईद है वो मनाई जाए। ठीक है जनाब, अब ज़रा आपको ये भी बताते हैं कि पूरे कराची में ख़ास तौर पे जो है ना वो बारबेक्यू का सीन ऑन था कल के दिन में, आज भी होगा। पूरे पाकिस्तान में बारबेक्यू का चांद देखा गया था ईद की रात को। फारूक समी इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार करके हमारे पास लाए, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद शहरियों ने बिना मेहनत के चटखारेदार खाने का लुत्फ उठाने के लिए पकवान सेंटरों का रुख कर लिया है। इस वक्त गोला कबाब बनवा रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं। और ज्यादा कौन क्या बनवाना चाहते हैं लोग? ज्यादा लोग ये गोला कबाब, बीफ बोटी। तो उसके हजारों कस्टमर आ रहा है, बोटी कबाब, मलाई बोटी, टिक्के सब बनवा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि घरों में तैयार पकवान में रवायती जायके की कमी रहती है, यही वजह है कि उन्होंने दुकानों का रुख किया। यहाँ से बोटी बनाएंगे क्योंकि इनकी बड़ी जबरदस्त बोटी होती है। गोश्त आपका जायका हमारे के स्लोगन पर पकवान सेंटरों की सहूलत से शहरी भरपूर मुस्तफीद हो रहे हैं। कैमरामैन नोमान शेख के साथ फारूक समी, ARY न्यूज़ कराची। के दिन में जमाली से रास्ते में हलवा पूड़ी बनाए जा रहे थे। कुछ लोग तो सुबह ही ना अपने घर से भी, मैंने देखा ना, गोश्त की पूड़ी के साथ, वो मतलब रात को आप खाए ना, अभी बिहारी बोटी आपने खानी है तो पूरी के साथ आप सुबह से बिहारी बोटी, लोग सुबह भी हल्के से इसको सेक दिलवा रहे थे। मेरा दिल तो बड़ा कर रहा था कि मैं रुक जाऊं यहाँ पे, खा के आऊँ। सलाम है, मैं तो ऐसे मौके पे गाड़ी चढ़ा देता होता हूँ कढ़ाई के ऊपर। अगर मुझे कहीं रोड पे जो है ना वो उबलता हुआ कढ़ाया नजर आ जाए, मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन मैंने एक और चीज़ भी आज देखी कि आज सुबह भी वो जो आते हुए एक वो जो आरजी सी मंडी लगी हुई है, वहाँ पे भी लोग जानवरों के भाव ताव कर रहे थे सुबह 6 बजे के वक्त। तो ये इसका मतलब है कि आज भी जो है ना लोगों का सीन ऑन है। और शफात, आज मैंने उन लोगों को भी
सही और बंदे का वो तो मैंने बैठे हुए देखा हुआ है, जो कल और परसों तो आपको लिफ्ट ही नहीं करा रहे थे। मैं सदर से गुजरती हुई आ रही थी तो वहाँ मैंने कहा ये इतने लोग क्यों बैठे हुए हैं, तो फिर जो मेरे साथ जो गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने बोला कि ये आप ही ये कसाई हैं। मैंने कहा वाह, कल और परसों तो ये बिल्कुल नायाब हो चुके हुए थे। तो खैर ये तो हुआ है, बारबीक भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन देखिए जो सबसे नुकसान है वो ये कि लोगों ने आलाइशें बहुत ज़्यादा फेंकी हैं। ऑलरेडी कराची में कचरा है, तो अब वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत के बाद एनडीए में आज से कराची में नालों की सफाई के काम का आगाज़ भी कर रही है, जबकि 7 से 9 अगस्त तक शहर में बारिशों का नया सिलसिला भी शुरू होने का इम्कान अब पैदा हो गया है। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएम के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफसल के मुताबिक शहर के नालों की बड़े पैमाने पर सफाई का काम इंशाल्लाह आज से शुरू होगा और अल्लाह तआला करे अच्छे तरीके से पाया तकमील को पहुँचे। भी नदी नालों पर जनाब तजावज़ात बहुत ज़्यादा हैं, सीवेज का निज़ाम ठीक नहीं है, और चेरी ऑन टॉप ये कि इस सब के बावजूद 20,000 टन सॉलिड वेस्ट हर रोज़ पैदा हो रहा है। चेयरमैन एनडीए ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कराची में इस वक्त तकरीबन रोज़ का 20,000 टन सॉलिड वेस्ट पैदा हो रहा है। कराची के जितने नदी नाले हैं उनके ऊपर जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो चुकी है। स्ट्रॉन्ग वाटर और सीवरेज का निज़ाम जो है वो दोनों अलग नहीं है। 5-6 चीज़ें जो हैं जब तक दुरुस्त नहीं होंगी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो सकेगी। फ़ौज के बड़े इदारे फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को वो इलाके दिए गए हैं जहाँ पे बड़े नाले हैं, जिस तरह गुजर नाला है, इसके अलावा कंटोनमेंट बोर्ड का नाला है, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में एक बड़ा नाला है। जो रिसोर्सेज पहले काम कर रहे थे सूबाई गवर्नमेंट के, उनके साथ तालमेल, उनके साथ कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाया गया है, और मुझे उम्मीद है कि कल सुबह इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पे मुख्तलिफ जगहों पे काम शुरू हो जाएगा। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने कराची में बारिश के मज़ीद 3 स्पेल की पेशगोई भी कर दी है, और पहला स्पेल 7 से 9 अगस्त तक धुआंधार बारिशों का जिसमें इम्कान होगा, और इसके बाद अगला स्पेल 15 तारीख तक आएगा। और अब ये देखना है कि ये जो स्पेल बारिशों का आएगा ये अपने साथ कितना गंदा पानी लोगों के घरों में कचरा भरा लेकर आएगा। आज क्योंकि एनडीए में अपना काम भी शुरू कर देगी, जो यहाँ पे नाले हैं उनकी सफाई भी शुरू कर देगी। सो अल्लाह करे जी कि जो 7 अगस्त से जो बारिशों का स्पेल शुरू होने जा रहा है ये लोगों को इतना हॉन्ट ना करे, लोगों के लिए इतनी तबाही ना मचाए जितना अभी पिछली जो बारिश हुई हैं उन्होंने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। कल में खैर लाहौर में भी यही सिचुएशन देखी है कि लाहौर में भी जब बारिश हुई है तो किस तरीके से लाहौर की जो मेन शाहराएं उनके हवाले से भी आगे जाके बात करेंगे कि मेन शाहरा में देखिए कि वॉल्टन रोड जो है मेन कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास जो रोड थी वो भी किस तरीके से बिल्कुल एक तरह से डूब गई थी। अच्छा, अगर कराची में क्या सिचुएशन रहेगी तो बताएंगे हमारे मौसमियाती बाबा जी। मौसमियाती बाबा अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम बच्चा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल भाई आपको सिर्फ इतना बताते चलें कि हमने आपको लास्ट वीक बताया था अपनी इस रिपोर्ट में कि जो महकमा मौसमियात ने अपनी वेबसाइट पे जो मैप जारी किए थे उसके मुताबिक ये जो इंडियन ओशन है और अरेबियन सी है जहाँ से क्लाउड्स उठते हैं, वो क्लाउड जो कि बाद में बारिशें बरसाने का सबब बनते हैं, वो समंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बड़ी एक्टिविटी हो रही है, क्लाउड बनने का अमल बड़ा तेज़ है। उसकी अब एक तफसीली इमेज आप देख सकते हैं कि इस वक्त समंदर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, एक्टिविटी हो रही है, यानी कि अगर महकमा मौसमियात की जानिब से जो तस्वीर जारी की गई है उसके मुताबिक इस वक्त इंडियन ओशन में एक हवा का कम दबाव डेवलप हो रहा है और आइंदा आने वाले चंद रोज़ में इसका रुख होगा भारतीय गुजरात की तरफ और उसके बाद वो आएगा कराची की तरफ। अगर क्योंकि ये बारिश के स्पेल आने में कुछ दिन है, लेकिन इस वक्त भारतीय पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में और हरियाणा में हवा का एक बड़ा कम दबाव मौजूद है, बड़ी तेज़ी से वो आ रहा है पंजाब की तरफ। तो इसका मतलब है अपर पंजाब में भी बारिशें मुतवक्के हैं आइंदा आने वाले चंद रोज़ में। मगर कराची की अगर सूरत हाल देखी जाए और अगर हम इस मैप को थोड़ा जनरेट करें 7 तारीख तक, तो 7 तारीख को जो नक्शा आ रहा है कराची का वो एक समुद्री तूफ़ान है। इसका नाम अभी तक मुझे नहीं पहुंचा, लेकिन उम्मीद है कि महकमा मौसमियात की वेबसाइट पर अपडेट हो चुका होगा, जिसके बाद कराची में गालिबन 10 साल का सबसे बड़ा बारिश का स्पेल जुमे की शाम से लेके हफ्ते की सुबह तक मुतवक्के है और ये स्पेल कराची में बहुत बड़ी बारिश बरसा सकता है। साथ ही आपको इतना बताते चलें कि ये स्पेल जुमे की सुबह से लेके हफ्ते की सुबह तक जारी रहेगा और उसके बाद इतवार, पीर, मंगल, बुध तक
वक्फे वक्फे से बारिश जारी रहेगी। पूरे कराची में इस पूरे हफ्ते में मौसम क्लाउडी रहेगा सिवाय जुमेरात के, जहां मौसम बहुत ज़्यादा शफात, ये आपने मुझे कराची का बता दिया। आप ये बताएं, क्योंकि आइंदा 24 घंटों में भी कहा जा रहा है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश होगी। इसके साथ ही थोड़ा पंजाब की तरफ भी रुख करें, लाहौर की अब आगे क्या सिचुएशन होगी? जी जनाब, मैंने जैसे बताया कि जो भारतीय पंजाब है वहाँ पे हवा का कम दबाव मौजूद है और वो बढ़ रहा है पाकिस्तानी पंजाब की तरफ। और पाकिस्तान का जो पंजाब है उसमें शुमाली इलाका जात में तो बड़ी ज़्यादा, यानी शुमाली पंजाब में विच इज़ फ्रॉम लाहौर एंड अबव अच्छी खासी बारिश मुतवक्के है। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा तकरीबन सारे का सारा ही तेज़ बारिशों की जद में आएगा आने वाले 24 घंटों के दौरान। तो जनाब मेरे ख्याल में जो ख़ास तौर पर पेशावर को क्रेडिट देना चाहेंगे, वहाँ बड़ी तेज़ बारिशें हुई लेकिन बड़ा अच्छा काम किया गया और बड़ी जल्दी जो है वो वहाँ से आलाइशें भी उठा ली गई और जो है पानी का कोई एज सच हमें इशू अभी तक नज़र नहीं आया। वेल डन पेशावर, वेल डन, ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया शफात। और अभी टेंशन यही है क्योंकि अभी आलाइशें जो हैं वो प्रॉपर्ली डंप नहीं की गई, तो अब डर ये लग रहा है कि भाई बारिशों से पहले पहले तमाम तो जो चीज़ें हैं ये डंप कर दी जाएं, जितना भी कचरा उसको डंप कर दिया जाए, ताकि मज़ीद जो है ये कचरा लोगों को नुकसान ना पहुंचाए और मज़ीद ये कचरा फिर इसी बारिश के पानी में होता हुआ लोगों के घरों में एंटर ना हो जाए, फिर वही लोगों को अजियत और तकलीफ से गुजरना पड़ेगा जो भी लोग पिछली बारिशों में गुजरे हैं। जी जनाब, ये मामला तो आपके सामने हमने रख दिया कि कराची में बारिशों की क्या सूरत हाल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि NDMA के आने के बाद जब ये इंशाल्लाह नाले साफ़ हो जाएंगे तो सैलाबी सूरत हाल इतनी शदीद नहीं होगी जैसे गुज़श्ता बारतों में होती आई है। लेकिन चूंकि कराची का मसला सिर्फ आलाइशें नहीं है, वो नाजायज़ तजावज़ात भी हैं जो कि नालों के ऊपर तामीर है। वो नाले जिनको 120 फुट चौड़ा होना चाहिए था वो 10 फुट चौड़े कच्ची आबादियाँ वहाँ पर कायम है। और आपको पता है कि आज चूँकि ईद उल अज़हा का तीसरा रोज़ है और मुल्क भर में शहरी आज भी कुर्बानी कर रहे हैं और ईद के पहले और दूसरे रोज़ शहरियों को मुख्तलिफ इलाकों से आलाइशे बर्फ़ ना उठाए जाने की शिकायत रही, जैसे अभी हम लोग बात भी कर रहे थे। और मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की बात करें तो मकामी इंतज़ामिया की जानिब से आलाइशें उठाने के काम में काफ़ी सुस्ती नज़र आई। इंतज़ामिया कराची में मुख्तलिफ मकामात पर कुर्बानी कराने में भी नाकाम रही। उल्टा कुर्बानी गाहों में आलाइशों का ढेर लग गया है और ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आपके ख़राब निज़ाम की वजह से मज़ीद वहाँ पर गंदगी फैल गई है। जी जनाब, गार्डन, रामस्वामी, रनछोड़ लाइन, जोड़िया बाज़ार के अतराफ आलाइशों और गंदगी से मकामी रहायशियों का रहना दूभर हो गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला बज़ाहिर मरकज़ी सड़कों और शाहराहों को वो कचरा उनसे वहाँ से उन्होंने आलाइशें भी उठा ली हैं और कचरा कुंडियों से भी उन्होंने आलाइशें उठा ली हैं, लेकिन जो गलियों में आलाइशें पड़ी हैं उन वहाँ तक अभी तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला नहीं पहुँचा। वैसे मुझे समझ में नहीं आती ये कौन सा तरीका है। कल जो गुलशन के लोकल MPA हैं अरसलान ताज घुम्मन, उन्होंने भी कल अपने तई एक आलाइशें उठाने की एक तहरीक शुरू की, लेकिन हमने उसके बावजूद देखा कि लोगों ने अब कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें सड़क पर फेंकी हुई। ये कौन सा तरीका है? इतनी मोहब्बत से जब आप सुन्नत इब्राहिमी को अदा करते हैं और इतनी मोहब्बत से जानवर को लाते हैं, उसकी कुर्बानी करते हैं, तो उतने बुरे तरीके से उसके लाइशें फेंक देना। खैर जी, इस वक्त लाहौर में क्या सिचुएशन है जाने के हमारे नुमाइंदे बाबर खान हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, ये बताएगा क्या सिचुएशन है लाहौर में? अब तो ईद का तीसरा रोज़ है, ये आलाइशें प्रॉपर तरीके से डंप कर दी गई हैं? हाँ जी बिल्कुल, ईद उल ज़ुहा का आज तीसरा रोज़ है। आज भी लोग जो है सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। 2 दिन में लाहौर शहर में आलाइशें कुछ मकामात पर नज़र आई, लेकिन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनी है उसके अमले ने लाहौर को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर साफ़ किया। पानी के साथ सफाई भी की जाती रही, आलाइशें भी उठाई गई। 3 रोज़ में तकरीबन 20,000 टन के करीब जो आलाइशें हैं वो उठाई गई हैं और कुछ मकामात पर अर्के गुलाब से छिड़काव भी किया गया ताकि जो ताफन ना फैल सके। लाहौर की सड़कें कोई ऐसा मुकाम नहीं है जहाँ पर कोई गंदगी हो, कोई बदबू आ रही हो, ताफन फैला हो। तमाम लाहौर जो है इस वक्त बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और अगर मुवाजना किया जाए लाहौर का कराची के साथ, तो इस वक्त लाहौर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पेरिस दिखाई दे रहा है, क्योंकि कराची में जैसी सूरत हाल है, कल बारिश भी लाहौर में हुई। लाहौर बारिश के बाद कुछ मकामात पर पानी भी इकट्ठा हुआ, लेकिन अब वहाँ उन मकामात से पानी को भी बिल्कुल पानी भी उसकी निकासी भी हो चुकी है और कोई ऐसा मुकाम नहीं है जहाँ पर कोई गंदगी के ढेर हो। इस वक्त लाहौर में लाशें या कुर्बानी के दूसरे जो जानवरों की अज़ा हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नज़र नहीं आ रही और साफ़ सुथरा लाहौर इस वक्त
देखने को नज़र आ रहा है। जी सही, बहुत शुक्रिया जी। बाबर खान हमारे साथ मौजूद थे। कराची की क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। जी आसिफ, मुझे बताइएगा, आपके हम बैकग्राउंड में देख रहे हैं काफ़ी आलाइशें पड़ी हुई हैं, और ये कौन सा इलाका है? शफात, बिल्कुल ये लियाकताबाद 4 नंबर का इलाका है। यहाँ पर 1 मिनट भी खड़ा होना दुश्वार है और हम आधे घंटे से यहाँ पर पूरी हमारी टीम खड़ी है। अच्छा, तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त ये देखें, यहाँ पर जो आलाइशें हैं लियाकताबाद 4 नंबर पर, वो फ़िलहाल यहाँ पर हैं। कि सिर्फ लियाकताबाद में नहीं, शहर के बेशतर मुकामात पर इस वक्त यही सूरत हाल है। अब से कुछ देर कबल जब बीपर चल रहा था हमारे लाहौर के नुमाइंदे का, तो वो कह रहे थे कि लाहौर में कहीं भी ऐसा नहीं है, लेकिन कराची इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस वक्त मैं मोटरसाइकिल के ऊपर आया हूँ और ये सूरत हाल है कि मैंने मास्क नहीं पहना था, तो जगह जगह से बदबू है। पूरे शहर में इस वक्त यही सूरत हाल है। कोई जरासीम कश स्प्रे नहीं किया, कहीं किसी मुकाम पर जो है वो चूना वगैरह भी अगर किया है तो वो इलाके जो लोग हैं उनकी जानिब से किया गया है, लेकिन जो आलाइशें हैं वो ताहाल जगह जगह मौजूद हैं। गंद इस वक्त जो है वो जगह जगह है। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि मतलब जानवरों के मतलब जो कुर्बानी के जानवर, उनके सर भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे रहने वाले लोगों, मतलब इनके पास क्या, जो डंपिंग, जो कोई भी जो कचरा जहाँ पे डाल सकते हैं, वो बहुत दूर है कि लोगों ने खुद ये जहमत नहीं की कि जाके जो आलाइशें हैं उसको प्रॉपर किसी जगह पे डंप करें। देखें, डंपिंग पॉइंट्स कराची में बनाए नहीं गए हैं। कराची में टोटल 4 डंपिंग पॉइंट्स हैं, कोरंगी में, शर्राफी गोट में, और उसके अलावा 2 जो हैं वो सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे पे हैं। तो डंपिंग पॉइंट्स दूर हैं, लेकिन जो यहाँ पर मुकामी इंतज़ामिया है उनकी जानिब से ये आलाइशें उठाने इनकी ज़िम्मेदारी थी और है भी। लेकिन काफ़ी देर से हम भी यहाँ पर मौजूद हैं तो हमें ऐसी कोई गाड़ी दिखाई नहीं दी जिसने यहाँ से आलाइशें उठाई हो। तो ताहाल इस वक्त यही सूरत हाल शहर के बेशतर इलाकों में है कि वहाँ से जो आलाइशें हैं वो नहीं उठाई जा रही। जो इलाकाई, अब जो जैसे कुर्बानी है, कुर्बानी गलियों में हुई है, यहाँ रोड पर नहीं हुई, लेकिन जो आलाइशें हैं वो यहाँ रोड पर फेंकी गई हैं और फिर यहाँ से रोड से भी आलाइशें नहीं उठाई जा रही। इससे ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल गलियों के अंदर की है। अंदर जो है वो बदबू भी ज़्यादा है और ब्लड भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ खान, हमें इस तमाम तफसीलात से आगाह करने का। और अगेन, सारी हुकूमत की नहीं हो सकती। जो अवाम है पहले वो खुद ये सीखे कि जानवर की सिरी या उसकी जो भी ओजरी वगैरह है वो आपको एक शॉपिंग बैग में बंद करके और अच्छी तरह उसको बांध के आपको किसी ऐसे, अगर आपने सड़क पे भी रखनी है तो ऐसे मकाम पे रखें कि जहां उसको जानवर चीर फाड़ ना सके और उससे ताफुन ना। अभी देखें यहाँ पे आवारा कुत्ते भी, अभी तो हम सुबह में कव्वे देख रहे हैं यहाँ पे। और शफात की वो जगह है, डंपिंग स्टेशन जरूर कराची में 4 जगहों पर है, लेकिन कचरा दान बड़े रखे जाते हैं। सो सिर्फ इतनी सी जहमत करनी होती है कि आप बड़े बैग में जो आलाइशें हैं, ठीक है, डंपिंग बैग्स भी आते हैं, बिन बैग्स भी आते हैं, उनमें डाल के आप एटलीस्ट सिर्फ उन बिन्स में जाके डाल दें। आप लोगों ने सिर्फ ये काम करना है। लेकिन अगर आप इतने अच्छे तरीके से सुन्नत इब्राहिमी पे काम भी करते हैं, अमल भी करते हैं, और उसके बाद आप जानवरों की आलाइशें, जानवरों के सर ऐसे सड़क पे लाके कचरे में फेंक देते हैं, तो फिर आप खुद सोचें कि जो आपने इतनी एफर्ट की है उसका क्या फ़ायदा हुआ है। जी जनाब, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर जनाब सईद गनी साहब। सईद गनी साहब से उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। सईद गनी साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आज ईद का तीसरा दिन है और मुझे बताइएगा कि अभी जैसे हमारे नुमाइंदे ये बता रहे थे, कराची के कई इलाकों की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है और सफाई का बंदोबस्त मुनासिब नहीं है। ख़ास तौर पे अब जो डंपिंग या जो डंपिंग पॉइंट्स हैं वहाँ से भी अभी तक आलाइशें नहीं उठाई गई। तो इंतज़ामात वैसे डिज़ाइन क्या किए गए थे सिंध हुकूमत की जानिब से? देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखें कि ईद उल अज़हा के मौके पर जो ये ऑफन कलेक्शन की जो एक एक्सरसाइज होती है, पूरा ऑपरेशन होता है, ये बहुत बड़ा काम होता है और ख़ास तौर पर कराची जैसे बड़े शहर में ये बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है और इसके लिए हर साल भरपूर तैयारी की जाती है। लेकिन ये बात ध्यान में रखते हैं कि कराची में जो रेगुलर आपकी गार्बेज कलेक्शन होती है वो भी अच्छी खासी होती है और अगर ईद के ये 3 दिन आप मिला लें तो ये दुगने से ज़्यादा हो जाती है जो आपके यहाँ गार्बेज जनरेट हो रहा होता है। तो उस पूरी तादाद में उस सारे गार्बेज को प्रॉपरली उठाना और उसके बाद प्रॉपरली इसको डिस्पोज ऑफ करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है और उस पर अच्छे खासे एफर्ट्स लगाए जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी कोशिशें भरपूर की गई। कल हमें कुछ शिकायत आई थी कि जहाँ पर जितनी इक्विपमेंट और मशीनरी होनी चाहिए थी वहाँ कहीं कुछ मकामात पर वो कम थी। आज हमने उस इशू को किसी हद तक एड्रेस कर लिया था और आज निस्बतन हमारा जो निज़ाम था, जो ऑपरेशन था, वो बेहतर अंदाज में चला है। इसमें तरीक़ेकार मैं आपको बता दूं कि एक तो कराची में मुख्तलिफ यूसीज़ हैं जिनकी तादाद 200 से ज़ायद है। उन यूसीज़ को छोटी गाड़ियां दी जाती हैं और वो अपने इलाकों से, मोहल्लों से
ये आलाइशें उठाते हैं और कराची शहर के जो 78 या 79 कलेक्शन पॉइंट्स कराची शहर में बनाए गए थे वहाँ पर लाकर ये ड्रॉप करते हैं और वहाँ से फिर बड़े डंपर्स के ज़रिए इनको पिक किया जाता है और फिर लैंडफिल साइट पर ले जाया जाता है या कराची शहर में 3 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रेंचेस बनाई गई थी, उन ट्रेंचेस में इनको प्रॉपर्ली दफन कर दिया जाता है। तो इसमें कहीं कहीं थोड़ी बहुत कोताही ज़रूरी होगी। जो टीवी पे अक्सर दिखा रहे होते हैं कोई चैनल हमारे, उसमें देखें जब कुर्बानी लोग करते हैं तो अक्सर लोग खुद ही कुर्बानी करने के बाद एक ट्रॉली के अंदर वो आलाइश रखते हैं और अपने घर से बाहर कहीं भी जाकर वो फेंक देते हैं, बजाय इसके जो डेजिग्नेटेड कचरा कुंडी होती है, डस्टबिन होती है, उसमें फेंकने के, अपने जरिए फेंकने के। जी सईद गनी साहब, आप से बात बिल्कुल सही, क्योंकि हमने भी यहाँ पे देखा कि लोग गैर जिम्मेदारी का सबूत बहुत ज़्यादा यहाँ पे देते हैं। अच्छा, ये कहेगा कि आज जो है ईद का तीसरा दिन है और हुकूमत ने हर यूसी में मखसूस मकामात पर कुर्बानी की हिदायत जारी की थी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि लोगों ने इन हिदायत को भी बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है और समहा हुकूमत भी इस पर अमल दरामद लोगों से नहीं करवा सकी। तो इसकी रीज़न क्या बनी? देखिए, इसकी मेरी राय में 2 बड़ी वजूहत हैं। एक तो शायद हर शख्स को ये पता नहीं था, मेरा ख्याल है, मुमकिन है कि काफ़ी लोगों को पता हो लेकिन कई लोगों को शायद पता नहीं था। दूसरी वजह उसकी ये है कि जब कुर्बानी कोई भी शख्स करता है तो ना सिर्फ ये कि जानवर को ज़िबा करता है बल्कि उसका गोश्त वहीं पर वो काटने के बाद, तैयार करने के बाद फिर अपने घर ले जाकर उसको तकसीम करता है। तो यहाँ थोड़ा सा शायद हैसल थी लोगों के लिए कि वो पहले तो जानवर को अपने घर से उस मकाम पे ले जाएं और उसके बाद वहाँ कुर्बानी करने के बाद वो जो गोश्त काफ़ी बड़ी हेवी उसकी वज़न होता है अच्छा खासा, वो शायद कई जगहों में मनों में भी होता होगा अगर बड़ा जानवर है, तो उसको फिर दोबारा अपने घर पे लाना शायद ये एक मुश्किल काम था जिस पर कम लोगों ने जो है वो तवज्जो दी और उस तरफ नहीं गए। लेकिन बहरहाल हमने इस हकीकत के बावजूद भी कि जो जगह हमने डेजिग्नेट की थी वहाँ लोग नहीं आए, जहाँ जिसने कुर्बानी की हमने कोशिश की तो वहाँ मसले को हल कर लिया गया। अच्छा सर, अब एनडीए में जो है वो नालों की सफाई शुरू कर रही है, बारिश मुतवक्के है, तो आपको क्या लगता है इससे सूबाई हुकूमत का काम तो मुतासर नहीं होगा और सूबाई हुकूमत की कोई कोऑर्डिनेशन है अभी एनडीए में के साथ? क्योंकि तजावज़ात के हवाले से आपका भी मौक़िफ़ आता रहा है और अब चूँकि एनडीए में यहाँ मौजूद है, तो आपको लगता है कि तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से अब सिंध गवर्नमेंट जो है वो एनडीए में के साथ मिल के काम कर सकती है? देखिए, अभी तक जो मालूमात मेरे पास हैं, कोऑर्डिनेशन तो बिल्कुल है और जैसा कि आपके इल्म में है कि सीएम हाउस में एक मीटिंग पहले हो चुकी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने सामने रखी जो कराची में पिछले जो बारिश की वजह से मसाइल पैदा हुए थे, कहाँ मसाइल पैदा हुए थे। तासुर तो ये था कि पूरा शहर डूब गया, तो हमने वो एग्जैक्टली वो जगह मकामात बताया कि इतनी जगहों पर प्रॉब्लम हुआ था। एज होल अगर आप कहीं शहर में पैसा नहीं का मसला वो बताया, फिर जहाँ प्रॉब्लम हुआ था उसकी वजूहत क्या थी हमने वो भी बताई। तो अब उसको मद्देनज़र रखते हुए नालों की सफाई का एक अमल तो पहले से जारी था। अब उसमें जो 3 बड़े नाले हैं, 3 बड़े काम हैं जो एनडीए में कल आज से शुरू करेगी। उसमें गुज्जर नाला है, उसमें एक सीबीएम है और एक गालिबन औरंगी का नाला है। मैं तो हो सकता थोड़ा रास्ते में कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन औरंगी टाउन का एक है। तो उस पर ये जहाँ काम आज से शुरू हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इसमें इंक्रोचमेंट की जो रिमूवल है वो शामिल नहीं है। अलबत्ता नालों की सफाई करते हुए अगर बीच में कोई ऐसी तजावज़ात आती हैं जिनको हटाए बगैर सफाई मुमकिन ना हो तो वो तो हटा दी जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कह दूँ कि नालों की सफाई जो है इस मसले का हल नहीं है, मुस्तकिल हल उस सारी इंक्रोचमेंट का हटना है ताकि नाले की जो कैपेसिटी है पानी उठाने की वो बढ़ सके और असल में जो नाले की विड्थ थी वो बहाल कर सकें। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो ये सफाई ज़ाहिर है कि तकरीबन हर साल होती है और उसके बाद फिर वहीं का वहीं आके सारा मसला रुक जाता है। तो इसका मुस्तकिल हल पहला तो ये कि इंक्रोचमेंट रिमूव हो और फिर रिहेबिलिटेशन उन सारे नालों की और इंक्रोचमेंट बराबर हो जाती है उसको रोकने के लिए उनके सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि नालों की सफाई एक सोल्यूशन है, बट इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। जो परमानेंट सोल्यूशन है वो ये कि जो इंक्रोचमेंट है इन नालों के पास भी उनको किस तरीके से मतलब खाली कराया जाए तो वो बेहतर होगा और यही अल्टीमेट सोल्यूशन है कराची का। यहाँ ख़वातीन और हज़रात वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। अहम खबर शामिल करते चले यहाँ पे कि मुल्क में यौमिया रिपोर्ट होने वाले कोरोना केसेस में बतदरीज कमी आ रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से कोरोना के ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी हुए हैं जिसमें
24 घंटे में मुल्क भर में कोरोना वायरस से 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटे में 330 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 25,172 है और अब तक 2,48,873 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। मतलब ये अमवात की तादाद पाकिस्तान में मुसलसल कम होती जा रही है और अब 8 होगी, तो अल्लाह करे वो दिन भी अब जल्दी हमें नसीब हो कि पाकिस्तान में कोरोना की जो अमवात हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए और जो केसेस जो अभी 25,000 से ज़्यादा केसेस हैं ये भी ख़त्म हो जाए। अभी खैर हम पंजाब के वाले से बात कर लेते हैं। पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन किया गया था और ये लॉकडाउन के बारे में कहा गया था कि जी आगे 5 अगस्त तक किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ये लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया और इसको स्मार्ट लॉकडाउन में दोबारा से इसको बहाल कर दिया गया। 5 अगस्त के बजाय 2 दिन पहले ही लॉकडाउन ख़त्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और 5 अगस्त को कश्मीरियों से यकजहती के लिए इज्तिमा की इजाज़त भी दे दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारे, शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स, पार्क और सिनेमा हॉल बदस्तूर बंद रहेंगे, जबकि कारोबारी मकामात सुबह 9 से शाम 7 बजे तक, पीर से जुमा तक खुले रहेंगे और पहले की तरह मेडिकल स्टोर्स, पंक्चर शॉप्स, आटा चक्की, तंदूर, ज़रूरी वर्कशॉप्स 24 घंटे खुली रखने की इजाज़त बरकरार है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हसन हफीज़। ज़रा जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। हसन, ये बताइएगा कि इस वक्त लाहौर में जो कोरोना के केसेस बतदरीज कम हो रहे हैं, क्या वजह सामने आई है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शिफात और मदिया, गुड मॉर्निंग आपको। और अभी जो कोरोना के केसेस में बतदरीज कमी हुई है, अगर जो सिचुएशन अब देखी गई है गुज़िश्ता महीने से लेकर अगर कंपैरिजन किया इस वहाँ का, तो कोरोना वायरस के केसेस में कमी इस तरह से हुई है कि अगर ईद उल फितर के बाद के केसेस का मुआयना किया जाए, ईद उल अजहा के बाद के केसेस का, तो 80% तक 70 से 80% तक कमी वाक़या हुई है। ईद उल फितर के फौरी बाद जो हाल पैदा हुए थे वो 50 से 70% तक केसेस में इजाफा हो गया था। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि हसन, मुझे एक बात बताइएगा, ये जो लॉक पंजाब में किया गया था, जो लाहौर के रहने वाले बताते हैं कि प्रैक्टिकली तो लॉकडाउन हुआ ही नहीं, दुकानें खुली हुई थी, ताजरों ने तावन नहीं किया था और थोड़ी बहुत चपकलिश के बाद फाइनली वो लॉकडाउन लिफ्ट कर दिया गया, तो इसका कुछ इम्पैक्ट भी पड़ा है? आप इससे एग्री करेंगे? शफात, मुतजाद बयानात हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहा जाए कि लॉकडाउन की वजह से 100% केसेस में कमी हुई है, तो ये बात कहना से दुरुस्त नहीं है कि ये डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये जो स्पाइक था, एक तो खुदा का करम हुआ है आपके मुल्क पे, दूसरा ये है कि जो इम्यूनिटी लेवल है वो डेवलप हो चुका और जो एंटीबॉडीज है वो इस हद तक डेवलप हो चुके, उसकी इंटेंसिटी वो नहीं रही है। जो अगर ये बात की जाए जैसे कि आपने कहा कि लॉकडाउन की वजह से या स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से केसेस में कमी हुई है, तो ये कहना दुरुस्त 100% काफी बेहतर, उसके भी काफी परसेंटेज कम हुई है। लेकिन अच्छा हसन, ये बताइएगा, ऑल ऑफ अ सडन ये जो एकदम डिसीजन ये दिन पहले लॉकडाउन लिफ्ट कर लिया गया है, इसकी रीजन क्या बनी है? मदीहा देखें, ये जो मवेशी मंडियों में SOPs के को फॉलो करने का कहा गया था और ये मंडियों में लोगों की भीड़ को कम करने के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया था, जब इन्होंने स्मार्ट सैंपलिंग की तो पता लगा है कि जो केसेस हैं उस इंटेंसिटी से नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि बहुत बेहतर हुए हैं हालात। और साथ ही अस्पतालों में सिचुएशन अगर दिखाएं तो लाहौर के में 31 अस्पतालों में 68 ऐसे कोरोना वायरस के मरीज अभी भी दे रही, बहुत सारी ऐसे खबरें भी चल रही हैं। 2 दिन पहले इसको जो है वो पहले ही लॉकडाउन खत्म करने का एक मेन चीज जो है वो यौम इज़हार यकजहती कश्मीर के हवाले से रैलियां जो निकालनी थी, उस हवाले से भी इजाजत दी गई है। ये भी चीज सामने रखी है क्योंकि हालात क्योंकि कोरोना के काफी बेहतर हो रहे थे इस वजह से, और साथ साथ जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो चलता रहेगा, जो मुकम्मल लॉकडाउन है उसको खत्म किया गया है। जो स्मार्ट लॉकडाउन है ये चलता रहेगा, जो मुकम्मल लॉकडाउन है ये लिफ्ट कर लिया गया। बहुत शुक्रिया जी, हमारे नुमाइंदे हसन हफीज़ हमारे साथ मौजूद थे, जो मैं इस वक्त लाहौर सिचुएशन है उनके हवाले से ऐसे आगाह कर रहे थे। हमने आपको पाकिस्तान की सिचुएशन के हवाले से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस कितने हैं, अमवात कितनी है। अब जरा दुनिया के हवाले से भी लोगों को इन्फॉर्म कर दें शफात। जी जनाब, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद तकरीबन 1,80,00,000 के लगभग हो चुकी है और अमवात की तादाद तकरीबन 7 लाख तक पहुंच चुकी हैं। अमेरिका की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जाँ बहक अफराद की तादाद 1.5 लाख से ज़ायद है
اور بھارت کورونا وبا سے متاثر ہونے والا اب تیسرا بڑا ملک بن گیا ہے۔ بھارت میں کورونا کے مریضوں کی کل تعداد 17,50,007 سے تجاوز کر گئی ہے۔ برازیل کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے دنوں وہاں کے جو ڈاکٹرز تھے وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے اور مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ کورونا کے خلاف وہ جنگ ہارتے جا رہے ہیں۔ برازیل میں 93,000 سے زائد ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ جی تو ملک کے مختلف شہروں میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی کھالوں کی خریداری کا بمول جاری ہے، تاہم اس بار بھی کھالیں فروخت کرنے والوں کو قیمت جو ہے وہ خرید تاریخی کم ترین جو قیمت خرید ہے وہ تاریخی کم ترین سطح پر ہونے کی شکایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جب جانور اور بیل لینے کے لیے جاتے ہیں تو لاکھ سے کم تو جانور پہ باغین شروع کرتے ہیں، مطلب چھوٹے جانور پہ یعنی کہ بکرے پہ بھی وہ باغین شروع کرتے ہیں، اور جب ان کی کھالیں مارکیٹ میں بکنے کی بات آتی ہے شفاعت تو مطلب 100 200 200 تو مطلب بڑی کوئی زبردستی بات ہو جائے گی۔ اور یہ تو بکروں کی صورتحال تھی، جو بیل گائیں شفاعت ان کی بھی 300 400 میں ہارڈلی فروخت ہو رہی ہے۔ جی جناب، اور یہ ساری سچویشن آئی ہے ایکسپورٹ ڈراپ سے، چونکہ ایکسپورٹ کے آرڈرز کم ہیں تو لہٰذا کھالوں کی ڈیمانڈ بھی کم ہے، اور جب ڈیمانڈ کم ہے تو ظاہر ہے پھر کھالوں کی قیمت نہیں مل رہی اس حساب سے۔ اور بڑے جانور کی کھال، ہمارے ایک ساتھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کل اپنے بڑے جانور کی کھال 300 روپے کی فروخت کی۔ شفاعت پچھلے سال بڑے جانور کی جو کھال تھی دیٹ واز اراؤنڈ 16 to 1500، اور اب یہ بات کی جا رہی تھی کہ جو 600 پہ بات آ گئی، اور اب جیسے ہم نے تو اپنے کولیگ کو بھی دیکھ لیا کہ انہوں نے اپنے بڑے جانور کی جو کھال ہے وہ 300 میں بیچی ہے، تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا، اور لوگ یہ شکوہ کریں کہ بھئی جب اتنا مہنگا جانور لاتے تو اس کی کھال اتنی سستی کیوں بیچتے ہیں؟ تو کھالیں بیچنے والوں کے بقول ہر سال جانوروں کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ کھالوں کی قیمت میں کافی کمی ہو رہی ہے، اور اسی والے سے مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان ایسوسی ایشن شیخ افضل حسین صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ شیخ صاحب یہ بتائے گا کہ کھالوں کی قیمتوں میں ہم دن بدن دیکھ رہے ہیں وہ جو کمی کا رجحان جو ہے یہ پیدا ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو ہے۔ جو بھی چیز کی اس وقت انڈسٹری جو کورونا کی وجہ سے اور انٹرنیشنل ڈیمانڈ لیدر کی اس وقت سیزن اور فیشن میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ کم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے اس کا ریٹ اس سال بہت کم آیا ہے۔ یہی کاؤ کی پرائس آج سے 5-6 سال پہلے 5 سے 5,500 روپے کا ایک کاؤ کا چمڑا بک رہا تھا، اور گوٹ کا 600 سے 700 روپے کا بک رہا تھا، شیپ کا تقریباً 500-600 روپے کا بکتا تھا۔ اسی طرح گریجولی پچھلے 2-3 سالوں سے پرائسز کم ہوئی، لیکن اس سال بہت ہی ڈیزاسٹر والی سچویشن چل رہی ہے، اور کاؤ کی پرائس بس 300 سے 500 روپے کے درمیان ویری کر رہی ہے۔ گوٹ کی پرائس 100 روپے سے لے کے 150 روپے تک ویری کر رہی ہے، اور جس میں یہ کورونا کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، امپیکٹ ہے، انڈسٹری کے پاس کوئی آرڈر نہیں ہے، بھائی یورپ اس وقت بند ہے، جس کی وجہ سے پرائسز اتنی نیچے آئی ہیں۔ تو آپ کو خیال ہے ایکسپورٹ کی سچویشن کب تک امپروو ہو سکتی ہے؟ کب تک کوئی ایسا معاملہ آ سکتا ہے کہ جب اب پاکستانی لیدر کی ڈیمانڈ بڑھے گی؟ ہوپ انشاءاللہ تعالیٰ 2021 میں صورتحال گریجولی بہتر ہو جائے گی، کیونکہ ابھی جو کورونا کا امپیکٹ ہے وہ اس سال 2020 میں تو بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے کہ انڈسٹری ریوائو کریں گی، کیونکہ یہ زیادہ تر ہماری 95% ایکسپورٹ اورینٹیڈ آئٹم ہے۔ اور ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اب تک اٹلی پاکستان کی جو کوالٹی ہے وہ 7 نمبر پہ ہے ورلڈ وائڈ۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے جو مینوفیکچرز ہیں پاکستان کے بڑے پلیئرز جو بہت اچھا مال لیدر بناتے ہیں، جو دنیا کے تمام ٹاپ برانڈ یوز کرتے ہیں، اور وہ خواہش کے ساتھ پاکستان سے مال لینا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے انڈسٹری بہت اچھا اس کا پچھلے سالوں میں امپیکٹ تھا، لیکن کچھ اس وجہ سے ہماری گورنمنٹ کی پالیسی انڈسٹری کی فیوریبل میں نہیں ہے۔ وہ کچھ اگر ہمارے پلینگ لیول فیلڈ دوسرے کنٹریز کے ساتھ دے دیں تو ہم بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ ریوائو کر جائیں گے۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کوئی نقصان ہیں ہمارے یا کہیں نہ کہیں کمی دیکھتے ہیں آپ ہمارے کھالوں کی پروسیسنگ کے حوالے سے، جس کی وجہ سے بہت ساری کھالیں ضائع بھی ہو جاتی ہیں؟ جی ایگزیکٹلی ہے، کیونکہ پچھلے 5-7 سال سے گرمی وہ بہت گرمی میں عید بہت گرمی میں آ رہی ہے، برسات کا موسم چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا پورے پنجاب میں، پاکستان میں تقریباً عید سے پہلے برسات ریگولر ہوتی رہی ہے، ابھی بھی عید کے دنوں میں بھی پنجاب میں بارشیں ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارا جو ہمارا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ صحیح نہیں کر پاتے لوگ، اور اصل میں یہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے، صحیح طرح میسیج بھی کنوے کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنی کھالوں کو جو قربان ہم کرتے ہیں جانور
उसको गर्म इस मौसम में जैसे ही जानवर की खाल उतरे उससे 3 से 4-5 घंटों में इसको हम नमक लगा दें। जो मदरसे एनजीओ ये माल कलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो अपने कलेक्शन पॉइंट के ऊपर नमक का इंतजाम करके नमक लगा के आगे कैंडीज वालों को दें तो बहुत सारा माल जो ज़ाया हो रहा है वो बच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ शेख अल हुसैन साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान टेनरीज एसोसिएशन के। आपके इस इनपुट का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ईद का तीसरा दिन है और इस ईद को हम कहते हैं जी कि ये बड़ी गोश्त से भरी हुई ईद होती है, बड़ी मीटिलिशियस किस्म की ये ईद होती है, क्योंकि मतलब गोश्त हर घर में पक रहा होता है और ये शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें गोश्त ना पके ईद के दिन में, क्योंकि अल्लाह के फजल तकसीम भी बहुत होता है। लेकिन जब बात होता ये कि हम ना हथ हौला नहीं रखते। हमने ईद के दोनों दिनों अपने शोज़ में लोगों को मैसेज देने की कोशिश की कि फाइन तुसी तुहाड़ा अपना टेढ़ है तो तुसी आप ख्याल रखना है, तो तुसी हथ हौला रखना है। लेकिन शफात, लोगों ने हमारी इन बातों को हवाओं में उड़ा दिया। लोगों ने हमारी बातों को बिल्कुल संजीदा नहीं लिया और बहुत गलत किया। तो हुआ यही है कि लोग जो हैं वो इस ईद में ओवर ईटिंग की वजह से, या वो गोश्त जो कि प्रॉपरली कुक्ड नहीं है, या एक रात ठहरा हुआ नहीं है ताकि उसमें से खून जो है वो सारा ट्रिकल आउट हो जाए, तो होता ये है कि इस सारे गोश्त को कंज्यूम करने की वजह से लोग खाने के बाद फ़ौरन रुख करते हैं अस्पताल का। ओ शफात, क्यों ना करें लोग, क्योंकि देखिए नाश्ते में गोश्त, खाने दोपहर के खाने में गोश्त, रात के खाने में गोश्त, तो गोश्त गोश्त गोश्त। शाम की चाय तो आप भूल ही गई। वो गोश्त पकौड़ा नहीं जी, शाम की चाय में शामी कबाब। ओह यस यस, शामी कबाब, वाकई मैं इसको कैसे भूल सकती हूँ। शाम की चाय में शामी कबाब। और ये जाहिर है ऐसी जब रेस लगेगी तो फिर उसके बाद जो है ना वो मैदे के हाथ निकल आते हैं सारे दिन में कहा जाता है जी कि आपने जो गोश्त खाना है इसकी क्वांटिटी हैज टू बी 100 ग्राम, ठीक है 100 ग्राम होनी चाहिए, लेकिन हम उससे कहीं ज़्यादा खा लेते हैं। खैर इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर आयशा अब्बास साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, आपको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। ये ईद जहाँ पर खुशियाँ लेकर आती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से पेट के मसाइल भी लेकर आती है। ये करना क्या चाहिए, मैं चाहूँगी एक बार फिर से आप लोगों को बताएं। देखें, हमें भी यही बताया गया है कि कुलू वशरबू यानी कि खाओ पियो और हद से तजावज़ ना करो। तो जब कुरान शरीफ हमें इसी बात का हुक्म देता है तो ऑब्वियसली हमने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हम लोग ये करते हैं कि ईद का इंतज़ार इतना ज़्यादा करते हैं, बल्कि बाकायदा से इस चीज़ की तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि स्टॉक में हम गोश्त को रखना शुरू कर देते हैं, या इस तरह से एहतमाम शुरू हो जाता है कि बाकायदा डिशेस प्रिपेयर हैं और हम बहुत ज़्यादा जो है वो खाना पीना शुरू करते हैं। और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा बदएहतियाती भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोग खाना पीना शुरू कर देते हैं और उस वजह से डायरिया के भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, स्टमक अपसेट भी हो जाते हैं। नो डाउट मीट इज अ ग्रेट ऑल्सो डॉक्टर साहब प्लीज ये ऐड भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो हम इतना मसालेदार, चले एक तो गोश्त है, ऊपर से मतलब चाहे निहारी हो, कुन्ना हो, बारबेक्यू हो, भर भर के मसाले हम इसमें डालते हैं। वो मसाला भी हमारे लिए कितना मुज़र सेहत है। मसाला भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुस्तर है। नो डाउट मीट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ आयरन, मीट इज़ अ सोर्स ऑफ विटामिन B12, लेकिन मीट जो है वो सैचुरेटेड फैट से भरा हुआ है और उसकी वजह से आप यकीन करें कि अगर आपने रेगुलर तौर पे मीट का 1 महीने इस्तेमाल किया है, उसके बाद आप अपना वज़न चेक करें, उसके बाद आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, उसके बाद आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक करें, तो वो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा तजावज़ कर जाते हैं। मीट की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको मेडिकल के लॉज के तहत देखें तो उसकी सिर्फ रिक्वायरमेंट हफ्ते में 1 मरतबा है या 2 मरतबा है, विच शुड बी नॉट मोर देन 300 ग्राम्स। लेकिन हम तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है और हम इसकी इंटेक इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और जिसकी वजह से आप देखिए कि कितने सारे कैंसर्स हैं जो डायरेक्टली मीट से लिंक्ड हैं। दे आर लिंक्ड अप विद द इंटेक ऑफ मीट, विच कैन बी कोलोरेक्टल कैंसर, स्टमक कैंसर, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट के कैंसर है। ये सारे मामलात हैं। अच्छा, एक खैर बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि जी 300 ग्राम एक हफ्ते की आपकी रिक्वायरमेंट है।
वो ऐसा ना करें कि आप जो है ना, मतलब किलो कढ़ाई तो बंदा आसाम से, मतलब आप एक किसी दिन भट्ट में साहब के सामने रख दें वो वैसे ही खा जाएंगे। भट्ट साहब की आपने क्या बात कर दी, यहाँ पे सब के सब भट्ट साहब है खाने में व्हेन इट कम्स टू खाना। खैर जी, साथ में पानी भी बहुत ज़्यादा पिया, हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और शफात, आज ईद के तीसरे दिन पे ARY न्यूज़ की जानिब से देखने वालों के लिए, जो हमारे सामीन और नाजरीन हैं, उनके लिए बहुत बड़ी ईदी है, बताइए क्या है? जी जनाब, और वो अर्तुगरुल के फैंस जिन्होंने ये सीजन देख देख के अपना लॉकडाउन गुजारा है उनके लिए खुश तो बड़े होंगे आप लोग, क्योंकि आज तुर्गत आपका इंशाल्लाह 10:11:03 पे वसीम अदामी के शो में, और मतलब लाला खुद भी होंगे। मतलब अगर आपने ना देखा तो आप अपने साथ जाती करेंगे। हाँ। तो जनाब, एक टिकट में 2 मज़े हैं, एंजॉय कीजिएगा ज़रूर, और अपना फीडबैक पूरी ARY टीम को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बड़ा कीमती शो है, मिस ना कर जाए। मैंने साथ में वसीम को मैसेज भी दे दिया, मैंने वसीम से कहा आपने इनको मेरा सलाम देना है। मतलब एमी थोड़ी फैन है, मतलब सलाम भी नहीं दे सकते तो कितनी बुरी बात है। ठीक किया आपने। तो ठीक है जनाब, ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ज़रा हेडलाइन सुन के वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में, और बाखबर सवेरा का राउंड 2 आपके सामने हाजिर खिदमत ख़वातीन और हज़रात। आज ईद का तीसरा दिन है, और ईद के तीसरे दिन हम आपके सामने बराह रास्त मौजूद हैं। तो जनाब, खबरों का सिलसिला शुरू किया जाए। हमने अपनी तरफ से भी तो आवाम को ईदी दी ना शफात, वैसे हमने कल भी ईदी दी और परसों भी ईदी दी है, क्योंकि हम खुद यहाँ पे मौजूद थे एंटरटेन करने के लिए। कितनी तो हमने मुलाकातें कराई हैं, आप देखें। ये तो है, वैसे पता नहीं लोग इंटरेस्टेड थे नहीं थे, अपने ज़बरदस्ती तो नहीं दे दी, ऐसा फीलिंग आ रही है मुझे। उसके और फिर हमने लोगों को पता है ज़बरदस्त मुशायरा था शफात, यू एंजॉयड इट अ लॉट एंड यू वर लोट पोट होइंग। मैं देख रही थी, मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ जा रही हैं। तो जनाब, बहुत कुछ है आज के राउंड 2 में आपके साथ शेयर करने के लिए, और सबसे पहले कहाँ जाएंगे जनाब? हस्बे आदत, हस्बे रिवायत, हस्बे साबिक, चाहे ईद का तीसरा दिन हो, टॉप स्टोरीज। जनाब, सबसे पहले आपको लेके जाते हैं लाहौर, और लाहौर वालों आपको भी हम लाहौर ही लेके जा रहे हैं, आपको कराची नहीं ला रहे, क्योंकि जनाब बारिश हुई है लाहौर में, और लाहौर हो गया है पानी पानी, बादल खुल के बरसे हैं, और हुकूमती इक़दामात की हकीकत भी खुलकर सामने आ गई है। बिल्कुल शफात, ये सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की बारिश की कारस्तानी थी, जो कि आपके सामने पेश खिदमत है। नशेबी इलाके जौहर बन गए लाहौर में, और इस दौरान ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासर हुई। शिमाली लाहौर में फॉरेन कंटेंट पास चंद मिनटों की बारिश के बाद नदी नाले का मंजर पेश करने लगा, और शहर के मुख्तलिफ शहरों पर घुटनों तक जमा पानी ने ईद के दूसरे रोज़ का एकदम मज़ा ही किरकिरा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इंतज़ामिया पर बरहमी का इज़हार भी किया है, और पेशगी इक़दाम ना करने पर रिपोर्ट भी तलब की है। इस हवाले से इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MD वासा जनाब जाहिद अजीज़ साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, पहले तो बताइएगा, निकासी आपका ये जो इशू आ रहा है लाहौर में बारिशों के बाद, ये क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि लाहौर का सीवेज सिस्टम कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर है, तो ये क्यों इशू आया है? दरअसल ये 70 मिलीमीटर बारिश थी जो आधे घंटे में हुई थी कल सुबह, और उसमें बेशतर मकामात पे हमने 1 से 2 घंटे में पूरा सिटी के 22 जो पॉइंट्स हैं उनमें से 20 को निकाल दिया था पानी को विद इन 2 आवर्स। एक ये जो आप दिखा रहे हैं फुटेज, ये एक जगह है, ये रेलवे लाइन के नीचे से पानी की गुजरगाह थी जो ब्रिटिश दौर में बनी थी, ताकि रेलवे लाइन डैमेज ना हो और नीचे से पानी क्रॉस कर जाया करे एक जगह से दूसरी जगह। पर ये तो वॉल्टन का एरिया भी हम दिखा रहे हैं, ये तो बादल रोड का एरिया भी है जो हमने लोगों को दिखा रहे हैं। जी, वो पहले आपने जो अभी वंडर पार्क दिखाया था वो ऑल्टरनेट पॉइंट था कि जहाँ पे हमें 5-6 घंटे लग गए, और फुटेज बड़ी अच्छी बन गई लोगों के बच्चों ने स्विमिंग भी की। तो ये एक जेरे ट्रैक एक रास्ता था पानी का, जिसको सड़क में कन्वर्ट किया गया था 2 साल पहले। तो जाहिद साहब, ये जो पुल बना है, मैं उम्मीद करता हूँ ये मतलब डेलिबरेटली तो नहीं बना होगा ना, हादसाती तौर भी बना होगा? 2 घंटे ये असल में रेलवे लाइन के नीचे से पानी को आर पार करने के लिए बना हुआ था पैसेज, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 7 फीट ऊंचा तो कोई अंडरपास नहीं होता, ये सिर्फ 7 फुट ऊंचा है। इसमें अलबत्ता 2 साल पहले रीमॉडलिंग करके इसमें से सड़क में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि एक गाड़ी भी गई। अब इसमें हर बारिश में 2 से 2.5 घंटे लगते थे बारिश का पानी खाली होने में, इस दफा 5 घंटे लगे, जिसके ऊपर खासा यानी इंटरनली हमने काफी एक्शन भी किए कि मामूल से ज्यादा टाइम लगा इसको क्लियर होने में।
अच्छा, जब ये से तो हम ये इस लेकर- पानी जो स्पेशली जो शमा भी हुआ था, हम इसको घुटनों के तक भी पानी नहीं बोलेंगे, तो लोगों लिटरली सीने तक पानी था। ये बताएगा कि लाहौर में चाहे आज बारिश हो, पहले बारिश हो, हमेशा से हमने कुछ प्रॉब्लम एरियाज देखे हैं। वो एक जो कजाफी स्टेडियम के सामने जो कलमा चौक के पास, वहाँ पे हमेशा बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होता है। वॉल्टन में भी ऐसा होता है, वॉल्टन रोड को भी देखा जाए वहाँ पे भी ऐसा होता है। डिफेंस में भी ऐसा होता है कि वहाँ पे जो फेज़ 5 में बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है। पर अंदरून लाहौर की तो खैर हम बात ही छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पे सड़कें अभी भी प्रॉपर तरीके से बनी नहीं हुई, और जब वहाँ पे ज़रा से भी बारिश होती है तो काफ़ी ज़्यादा कीचड़, काफ़ी ज़्यादा पानी लोगों के लिए काफ़ी देर तक खड़ा रहता है। तो जब पता है कि ये प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं, इन पर काम क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि हम तो यहाँ पे मिसालें देते हैं लाहौर की कि जी लाहौर का बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, कराची में बारिश हो पानी खड़ा हो जाता है, लाहौर में ऐसा कुछ नहीं होता। यही मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि कल की 9:30 की बारिश के बाद अगर कोई लाहौर में 12:30 गुजरता 3 घंटे बाद, तो सिवाय इस पॉइंट के जिसका नाम फारूकगंज है, पूरा सिटी क्लियर हो चुका था। और कुछ ऐसे क्रॉनिक पॉइंट्स हैं जो इस साल खत्म हुए हैं लाहौर में, जो हमेशा से वहाँ पे पानी खड़ा होता था। वो लॉरेंस रोड थी, वहाँ पे एक हमने जखीरा आब बना दिया है उसके नीचे पार्क के, तो वहाँ पे अब बिल्कुल हमें भी नहीं जाना पड़ता और किसी मीडिया को भी नहीं जाना पड़ता, और पानी खुद बहुत गायब हो जाता है। लक्ष्मी चौक एक बदनामे ज़माना जगह होती थी, वहाँ भी कल कोई फुटेज आपके पास नहीं होगी कि पानी खड़ा हुआ था, जहाँ पे हमेशा ही पानी खड़ा होता था। वाल्टन रोड, चूँकि वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो हमारे से खासा दूर है, कैंटोनमेंट के एरिया में आता है। कजाफी स्टेडियम की इंटरनल जो सिस्टम है वो कजाफी स्टेडियम की उनकी अब डोमेन है, क्योंकि दोनों तरफ दरवाजे लगे हुए हैं, फिरोजपुर रोड पे भी और गुलबर्ग साइड पे भी। तो जाहिद वो साहब, ये जो आपने within दो प्रोजेक्ट्स का नाम लिया, एक लक्ष्मी चौक का, वो तो ऑरेंज मेट्रो के नीचे उसके लिए एक अलग से ड्रेन नया डिज़ाइन किया गया था, जिसके बाद से अब इस साल सूरत हाल काफ़ी बेहतर है और लक्ष्मी चौक नहीं डूबा। इसी तरह जो आपने लॉरेंस रोड का जिक्र किया, वहाँ पे भी ये ज़ेरे आप जो ज़ख़ीरा है ये बनाने का काम भी मेरे ख्याल में तकरीबन 4 साल पहले शुरू हुआ था, 2 साल पहले शुरू हुआ था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो भी कंप्लीट हो गया। तो मज़ीद क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स इस वक्त पाइपलाइन में हैं कि लाहौर के जिन इलाकों में बादामी बाग से हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं, अंदरून से ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा शिकायत हैं कि जहाँ पे पानी है, तो ऐसे क्या इकदाम किए जा रहे हैं कि अब वहाँ पे भी पानी खड़ा ना हो? पहली तो बात ये कि लॉरेंस रोड का प्रोजेक्ट है, ये अप्रैल में शुरू किया गया था और जून में कंप्लीट हुआ। ये 3 माह में कंप्लीट हुआ है, इससे अच्छा पहले ये प्रोजेक्ट नहीं था शुरू हुआ, ये 3 महीने में हमने किया है। लक्ष्मी चौक में वो जो ऑरेंज ड्रेन ट्रेन के साथ ड्रेन बननी थी, वो अभी ज़ेरे तकमील है, क्योंकि ट्रेन जब चलेगी उससे पहले वो ड्रेन बन जाएगी। उसमें हमने कुछ और स्टेप्स लिए हैं, पंपिंग अरेंजमेंट बेहतर किया है। इस वक्त आप लाहौर में अगर कैमरा लेके ढूंढें तो शायद ही पानी कहीं नज़र आए, बल्कि कल शाम को भी नहीं नज़र आ रहा था। तो ये चूँकि कल सुबह जब बारिश हुई तो फ़ौरन बाद तो जो जगह नीची थी वहाँ पानी ज़रूर खड़ा हुआ, लेकिन विद इन 2 आवर्स, ये मैं अभी भी कहता हूँ कि ये पाकिस्तान में वाहिद शहर है जिसमें हमने 2 घंटे में सिटी क्लियर कर दिया, सिवाय उस फारूकगंज के जिसमें 5 घंटे लग गए। सही, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो फुटेज अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो पानी महज 2 घंटे के लिए इकट्ठा हुआ था, जमा हुआ था, उसके बाद जो पंपिंग के थ्रू आपने वो पानी वहाँ से निकाल दिया था। Exactly. लेकिन बहुत सारे जो इलाकों से लोगों की जो शिकायत हैं वो उससे बिल्कुल हट कर हैं। वो लोग कह रहे थे कि जी जैसे वादर रोड का एरिया है, जैसे आगे रहमानपुरे की तरफ अगर आप चले जाएं, फिरोजपुर रोड में स्पेशली अगर आगे देखें, फिर आगे से इचरा और उससे आगे कहते हैं जो लक्ष्मी चौक आता है, चौरंगी आता है, चौबुर्जी आता है, वहाँ पर पानी के हवाले से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे शफात, क्योंकि वहाँ पानी काफ़ी देर खड़ा रहा। तो सर मतलब कुछ सोचा है इस पूरी बेल्ट के लिए क्या करना है? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि हम स्टोरेज बना रहे हैं, जैसे लॉरेंस रोड पे ये सक्सेस हुई है, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये कॉन्सेप्ट बना है कि जो पानी सड़क के ऊपर खड़ा होता है उसको सड़क के नीचे या किसी पार्क के नीचे आप स्टेगनेंट कर दें और लोगों को नज़र भी ना आए और लोगों को तंग भी ना करे। तो ये कामयाब हो गया। तो इस लिहाज से लाहौर में 11 मकामात से हम इस तरह के टैंक बना रहे हैं। उसके अलावा एक लाहौर में, वो पाकिस्तान में पहला ही प्रोजेक्ट होगा, हम टनल बोरिंग के ज़रिए एक टनल बना रहे हैं ज़ेरे ज़मीन, और उस टनल की लंबाई 28 किलोमीटर होगी और वस्ती लाहौर से वो गुजरेगी और 2.5 साल में कंप्लीट होगी। तो उस प्रोजेक्ट के बाद आपका सेंट्रल लाहौर सर जल्दी से पूछना चाहेंगे, 2.5 साल में कंप्लीट होगी, शुरू कब होगी ये दिसंबर में शुरू होगी। ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया जी। आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और लाहौर में कल जो 2 घंटे बारिश हुई उसके बाद जो हमने देखी कि काफ़ी देर तक जो सड़कों में पानी रहा है, लोगों को इतनी मुश्किलात थी, स्पेसिफिकली शफात बहुत सारे लोगों ने तो कल कुर्बानी करनी थी, तो आप खुद देखिए, अभी हमने फुटेज में दिखाया जो कुर्बानी का ऊंट था, वो भी बेचारा एक कुर्बानी का जानवर, वो भी किस तरीके से खड़ा था। अब लोग कुर्बानी के जानवरों को घरों के अंदर तो नहीं लेके जा सकते, वो बाहर ही मौजूद थे, सड़कों पे बांधे जाते, क्योंकि मना भी किया गया था कि जी कि रिहायशी इलाकों में कुर्बानी के जानवर ना लेके आ जाए। और बाकी फिर आपके हालात आपके सामने हैं। बारिशों का सिलसिला जी सिर्फ लाहौर तक नहीं था जी, शुमाली इलाका जात में बारिशें हुई हैं और आपको बताते चलें कि द्यामिर के गांव थकन्याट और बाबूसर में सैलाब से फसलें तबाह हुई हैं।
तकनियाट का 6 मकामात से ज़मीनी राब्ता मुनक़ते हो गया है। शाहराह बाबूसर और नारान नेशनल हाईवे थक के मकाम पर ब्लॉक हो गई है। बारिशों के सबब जाफराबाद के इलाके गंदावा कोटरा के मकाम पर बरसाती नाले में आ गई तो गुयानी और सलाबी रेला इतराफ़ के इलाकों में दाखिल हो गया। ये नाले पर्पल पर मौजूद ना होने से कई गाड़ियाँ और सैकड़ों अफराद महसूर होकर रह गए हैं। इलाका मकीनों ने हुकूमत से फौरी तौर पर इमदादी सरगर्मियाँ शुरू होने का भी मुतालबा किया है। और अब जनाब कराची के इलाके सुरजानी में एक बहुत खौफनाक वाक़या पेश आया और जो शहरियों की जहालत है कुर्बानी के जानवरों के हवाले से वो खुलकर सामने आई। अफसोसनाक वाक़या है, एनिमल अब्यूज़ का वाक़या है और वो है कि एक कुर्बानी के जानवर को जिसको पूरा साल छत पर पाला गया उसको क्रेन के ज़रिए उतारा जा रहा था। क्रेन नहायत ही अनाड़ीपन से उस जानवर को सिर्फ पेट पे उसके जो है वो पट्टे बांधे गए थे और उसके बाद वो जानवर क्रेन से नीचे गिर गया। ना उस जानवर के मतलब बजाय इसके कि उसके अगले और पिछले पैरों के से अलग करके पट्टे लगाए जाते, उसके पेट पे दोनों पट्टे रखे गए जिससे वो जानवर बेकाबू होकर बिल्कुल शफात नीचे गली में गया। ये वो मनाज़िर है खैर जो आगे हम देखने की भी हिम्मत नहीं है। और देखिए जब आप कोई जानवर लेते हैं आप उसको पहले दूसरे साल उसको 3-4 साल अपनी छत पे रह के आप उसको पालते हैं तो खुदारा जब जिस जगह पे आप उसको पालते हैं आप उस जगह की ही उस पर कुर्बानी कर लें। क्यों ज़रूरी है कि हम क्रेन आएगी और ये हमारे लोगों का भी से बहुत ज़्यादा कसूर है क्योंकि हमारे यहाँ शो करने का जो एक सिलसिला ट्रेडिशन शुरू हो गया है कि जी आपने शो शाह ज़रूर करनी है कि जी हमने जानवर ये किया था। तो जानवर को जब क्रेन से उतारेंगे तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा लोग दूर दूर से आके इकट्ठे होकर से देखने के लिए आ जाते हैं। तो हमें अपनी जो तमाशबीन तबीयत है ना इस पर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाहिए। वो जानवर बेज़बान था, वो कुर्बानी के इस जज्बे के लिए इसके उसको परवान चढ़ाया गया था कि उसको सुन्नत इब्राहिमी के जो है वो उसके लिए हम उसको पर अमल करते हुए उसको कुर्बानी करेंगे। और जिस तरीके से उसको उतार रहे थे अनाड़ी तरीके से वो जिस तरीके से जानवर गिरा और शफात वो इतनी मतलब फ़ोन पे वीडियो देख रहे थे वो इतनी ऊंची आवाज़ आई और फ़ौरन आकर उन्हें छुरी भी फेरी। तो मेरे ख्याल से अब ये बहुत ज़्यादती है। इट्स अ बिग टाइम नाउ कि हम जो लोग हैं हम भी इस तरह की तमाम चीज़ों को डिस्करेज करें। शफात मदिया, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, हम इसके हवाले से अक्सर बात करते हैं कि जी एक औरत की जो है वो कुत्ते को पानी पिलाने पे बख्शिश हो गई। कोई साहब थे उन्होंने अपने घर में बिल्ली को भूखा छोड़ दिया तो उनके हवाले से पत्थर हटा दिया। देखिए जी मैं जानवरों के हकूक़ के हवाले से बात कर रहा हूँ कि अगर बिल्ली को भूखा छोड़ दिया तो उनके अमाल ज़ाया करने की वही सुनाई गई। लेकिन एक तरफ वो मामलात हैं कि जानवरों के साथ किस कदर प्यार से पेश आना है और एक तरफ ये मामलात हैं कि जहाँ सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, मतलब इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है सुन्नत इब्राहिमी की, यानी जब उसका खून का कतरा गिरने से पहले इंसान की बख्शिश हो जाती है उस जानवर के साथ इतना बेईमाना सलूक बहुत काबिल अफ़सोस। आई वाज आल्सो फीलिंग सॉरी फॉर द फैमिली जिसने इसको मतलब इतना परवान चढ़ाया था। उनको भी शायद ये आइडिया नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ एक तरह से ना कल्चर बन चुका हुआ है, ट्रेडिशन बन चुका हुआ है कि लोग अपने छतों पे जानवरों को रखते हैं क्योंकि देखिए शायद बाहर रखने की तो जगह नहीं होती, छतों पर रखते हैं। फिर जब उसको क्रेन से उतारने का जो मंजर होता है तो लोग उसको देखने के लिए आते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, टेलीविजन पर भी देखते हैं, सोशल मीडिया पर भी देखते हैं। लेकिन ये जो वाक़या हुआ शफात, मेरे ख्याल से इसके बाद से लोगों को नसीहत ज़रूर लेनी चाहिए कि भाई जिस जगह आप उसको परवान चढ़ा रहे हैं आप वहाँ उसको कुर्बानी भी उसकी कर दें, साफ़ कर लीजिएगा वो जगह, लेकिन उसकी जान से बेहतर तो नहीं। मतलब इतना खूबसूरत जानवर उसको देख के भी काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था। और अल्लाह ना करे कि ऐसा और कोई और वाक़या जो है वो हमारे सामने दोबारा सामने आए। आमीन जी। और आगे बढ़ते हैं जनाब। और अब चूँकि कुर्बानी का माहौल है और आज भी कई जगहों पे कुर्बानी हो रही होगी, अभी भी इनफैक्ट एज वी स्पीक कई घरों पे जो है वो कसाब मौजूद होंगे। तो एक जैसे हम बताते रहे हैं कि कुर्बानी ये एक ऐसी इबादत है कि जिसमें आप ये कुर्बानी अपने लिए नहीं करते, खुदा तक सिर्फ आपका तकवा पहुंचता है। लेकिन वो लोग जो कि आम तौर पे गोश्त जैसी चीज़ नहीं खा सकते, ये गोश्त उन तक पहुंचाना और उस गोश्त को उस हिसाब से तकसीम करना ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो खल्क़े खुदा की खिदमत करें जी और खल्क़े खुदा को राज़ी करें, उनके साथ जो है ज़रा दोस्ती का, ये नहीं कि जो रानें अपने लिए रख लीं, पोट का गोश्त जो है दोस्तों के लिए रख लिया, पसलियाँ जो हैं वो रिश्तेदारों के लिए रख लीं,
اور جو آخر میں سیری وغیرہ بچ گئی وہ اٹھا کے آپ نے غربا میں تقسیم کر دی. اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں. شفاعت اصل جذبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جو بہترین گوشت ہو وہ ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے جو کہ عام روز میں گوشت نہیں کھاتے, اور جو پراپر جو حصے کیے جائیں. اور جو اسپیشلی جو ہم کہتے تھے نا کہ جی ہمیں تو ایک ران ہمیں چاہیے, جو ہم اسپیشلی ڈیوائڈ کر دیتے کہ جی اگر 4 ران ہے تو آپ نے 4 فرینڈس میں ڈیوائڈ کر دی, تو خدا ایسا نہ کریں. یہ وہ لوگ ہیں, مطلب ہم جو لوگ ہیں یہ ہم خود افورڈ بھی کر سکتے ہیں, خرید بھی سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں ان لوگوں کو دیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے. اسی والے سے مزید بات کریں گے. معروف عالم دین مفتی زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کا بہترین اور شرعی طریقہ کیا ہے, کس طریقے سے تقسیم کرنا چاہیے؟ بات دیکھیں, قربانی کے گوشت کی تقسیم کا جو اصل مسنون طریقہ ہے جس کی شریعت میں ترغیب دی گئی ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے, وہ یہ کہ قربانی کا حصہ ہو, یا آپ نے قربانی کا جانور پورا ذبح کیا ہو, یا بکرا, بکری, بھیڑ, مینڈھا, تو آپ اس کے گوشت کے ٹوٹل 3 حصے بنائیں. ایک حصہ اپنے اور اپنے اہل خانہ, فیملی اور گھر والوں کے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے, اور ایک حصہ غربا, فقراء, مساکین کے لیے. یہ ہے اصل میں تقسیم گوشت کا طریقہ. اس طرح 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے. اب ہمارے معاشرے کے اندر جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ یا تو سارے کا سارا گوشت خود رکھ لیا, فریج کے اندر فریز کر دیا, ٹھیک ہے, اس میں گناہ نہیں ہے, حرام یا ناجائز نہیں کہا جائے گا, لیکن یہ خلاف سنت ہے. سنت طریقہ یہی ہے, اصل طریقہ یہی ہے, افضل طریقہ یہی ہے کہ آپ گوشت غریبوں کے اندر بھی بانٹیں, مساکین, پڑوسیوں, رشتہ داروں, اعزاء, اقربا میں بھی گوشت کو تقسیم کریں. پھر ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے, اچھا گوشت خود رکھ لینا اور ایسے ہی جو ذرا سا کم تر گوشت تو خود دوسرے کو دینا, یہ بھی بہتر نہیں ہے. 4 سپارہ شروع ہی ایسے ہوتا ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک اصل نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو چیز تمہارے دل کو بھاتی اور دل کو پسند ہو. مفتی زبیر صاحب, یہ آپ نے بڑا کی پوائنٹ ریز کیا ہے, اور اسی حوالے سے ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ قربانی جیسی عبادت میں ریاکاری شامل ہو گئی ہے. لوگ جو جانور سارا سال چھت پہ پالتے ہیں, صرف ریا کے لیے اس کو اب کرین کے ذریعے اتارا جائے, وہ کرین سے بے قابو ہو کے سڑک پہ گرے, کمر ٹوٹ جائے اس کی, اور اس کے اوپر اسی وقت چھری پھیر دی جائے. اس طریقے قربانی کے حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا, اور آج کل ایسی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہیں کہ لوگوں نے اپنے فلیٹس کی چھت کے اوپر جانور کو پالا ہوا ہے اور پھر کرین کے ذریعے سے نیچے لایا جا رہا ہے, وہ مس بیلنس ہوا اور وہ جانور دھڑام سے آ کر کے نیچے گر گیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں جس پر غور کرنا چاہیے. یہ کیا ہے, دکھاوا, نام و نمود اور نمائش اور ریاکاری کے لیے اگر اس طرح سے کیا جا رہا ہے تو یہ قربانی کی روح اور قربانی کے حقیقی فلسفے کے خلاف ہے. بالکل غلط بات ہے. آپ اس کا نیچے انتظام کر لیں, بندوبست کر لیں. کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے تکلیف اور اذیت کے اندر مبتلا کریں, چڑھانا, پہنچانا, پھر اس طریقے سے نیچے لے کر کے آنا. نمبر 1. نمبر 2 اہم پوائنٹ, وہ بہت سارے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے. جب اس طریقے سے جانور مس بیلنس ہو کر کے دھڑام سے نیچے گرا اور اس کی ٹانگیں زخمی ہو گئیں, وہ چل نہیں سکتا, یا اس کی کمر ٹوٹ گئی, ہڈیاں ٹوٹ گئیں, تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر آپ ایسے جانور کی قربانی کریں گے تو یہ قربانی درست بھی نہیں ہوگی. اور وہ درست اس لیے نہیں ہوگی کہ اس میں عیب فاحش پیدا ہو چکا ہے. ذبح کرنے سے پہلے وہ عیب دار ہو چکا, اس میں نقص پیدا ہو گیا, عیب پیدا ہو گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ عیب دار جانور کی تو قربانی شرعاً درست بھی نہیں ہوتی ہے, تو قربانی کا فریضہ بھی ختم ہو گیا, قربانی بھی درست نہیں ہوئی, جانور کو آپ نے الگ سے اذیت اور تکلیف کے اندر مبتلا کیا. یہ بالکل خلاف شریعت طریقہ ہے, ناجائز طریقہ ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. اچھا, ایک مفتی صاحب ایک اور بات, ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی جس میں لوگ اپنے قربانی کے جانوروں کی نہ صرف دکھاوا کرتے ہیں, ان کی ریس لگواتے ہیں, ان کی دوڑیں لگواتے ہیں. اور ہم نے ایک ایسا واقعہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے ایک بیل جو قربانی کا ہے وہ آ رہا ہے, بھاگتے ہوئے آ رہا ہے, اور سامنے گاڑی بھی لگ گیا, ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا, اور بیل وہیں پر جاں بھاگ بھی ہو گیا. تو یہ قربانی کے جانور جس کے ہمیں خیال رکھنا چاہیے, جسے ہمیں پیار کرنا چاہیے, اس کی بے ادبی نہیں ہوئی کہ ہم نے اس کو سنت ابراہیمی کے تحت ہم نے اس کو بھی قربانی کرنی تھی, اور یہ مجھ سے کیسے کام کروا رہے ہیں؟ بالکل بے ادبی ہے, ناجائز ہے. اور اس طرح سے قربانی کے دیکھیں, قربانی کے جانور کی عزت کا حکم دیا گیا ہے, اس کے احترام کا حکم دیا گیا ہے, اس کی خدمت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور حتیٰ کہ یہاں تک حکم ہے جب جانور کو ذبح کرو, آپ دیکھیں نا یہ سارے شرعی احکام کیا بتا رہے ہیں. ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو,
اس کو پہلے پانی پلا دو، اس کے چارے کا خیال رکھو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو جانور قربانی کرنے کے لیے لایا کرتے، اس جانور کی خود اپنے دست اقدس سے خدمت فرمایا کرتے تھے، اور باقاعدہ اس کی خدمت اور اس کے لیے انتظام بندوبست کرنا۔ پھر جس وقت قربانی کا جانور ذبح ہونا ہوتا تو اپنے گھر کی خواتین کو لے کر کے آتے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو باقاعدہ بلایا، حدیث کے اندر آتا ہے، اور دعا فرمائی۔ تو یہ دیکھیں جانور کی عزت کا، جانور کے احترام کا حکم ہے۔ یہ جس طریقے سے گلیوں کے اندر ہم پھیلا رہے ہیں، گھما رہے ہیں، ریسیں لگوا رہے ہیں، یہ جو آپ نے بات بتائی کہ اس کی وجہ سے اس کو نقصان ہوا اور جانور مر گیا، بالکل خلاف شریعت طریقہ ہے۔ اور میں نے پہلے بھی ایک نجی ٹی وی چینل پر بات کی، اور آپ آج اس موضوع پر چونکہ بات کر رہے، ریز کر رہے، تو میں آپ کو ایک عجیب بات بھی بتا دوں۔ اس سال انتہائی افسوسناک خبر ہمیں ملی ہے، انتہائی دکھ کی خبر ملی ہے کہ باقاعدہ رینٹ پر بھی جانور دستیاب کیے گئے۔ یعنی آپ باقاعدہ خرید و فروخت نہیں ہے، آپ نے ذبح نہیں کرنا، جانور کو آپ لے کر کے آئیں، موٹا تازہ بڑا زبردست جانور، گھر کے آنگن میں، گھر کے گیٹ کے باہر وہ بندھا ہوا ہوگا، یومیہ 4000 روپے کرایہ ہوگا، عید سے ایک دن پہلے وہ جانور واپس چلا جائے گا۔ نہ آپ نے خریدا، نہ آپ نے ذبح کرنا ہے، نہ قربانی کرنی ہے، صرف اور صرف محلے والوں کو دکھاوے کے لیے، اپنے بھرم اور روب اور دبدبے کے لیے بہت موٹا تازہ بڑا جانور آپ لے کر کے آ گئے، اور رینٹ پر آپ نے وہ جانور لیا اور یومیہ 3000 4000 روپے کرایہ دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ اتنا دکھاوا آ گیا ہے، ہم اتنے گھٹیا پن کا شکار ہو گئے، ہم اتنے ہلکے پن کا شکار ہو گئے، سب خلاف شریعت ناجائز اور حرام باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بچائے ان ساری کی ساری باتیں۔ خوبصورت بات کہی آپ نے مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں دینے کے لیے۔ یہ قربانی بہترین عبادت ہے، مگر اس کے اندر ریا شامل ہو جائے تو یہ قربانی کے فلسفے کے خلاف ہے۔ جانور کے اوپر تشدد کرنا، اس کو برے طریقے سے ذبح کرنا، یہ قربانی کے فلسفے کے خلاف ہے۔ تو اپنے ان جانوروں کی خدمت کریں، یہ بہت ضروری ہے، اور کسی طرح سے ان جانوروں کے ساتھ ظلم یا ان کو ڈرانا، یہ جو جس طرح کرین سے اتارا جاتا ہے، جانور ڈر سکتا ہے اس سے۔ بالکل، اور وہ بے زبان جانور ہے، اور خدا کے لیے اپنے دکھاوے کے لیے اس کو اپنی اوٹ پٹانگ قسم کی گیمز میں یا اپنی بیٹس کی وجہ سے اس جانور سے دوڑے نہ لگوائیں، اس کو شو آف نہ کریں، جانور کو لے کے دکھاوا نہ کریں، کیونکہ جیسے ہم نے آپ کے سامنے کچھ دنوں پہلے فوٹیج بھی شو کی تھی، کس طریقے سے وہ جانور جو ہے بڑا خوبصورت بیل اپنی جان سے چلا گیا۔ تو خدا را یہ قربانی کا جانور ہوتا ہے، اس کی بے ادبی نہ کریں۔ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور 5 اگست آنے والی ہے، اور 5 اگست کو مقبوضہ وادی میں بھارت کی جانب سے جبری کرفیو کو پورا 1 سال گزر جائے گا، اور اس 1 سال پر ISPR نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حوالے سے نغمہ بھی جاری کر دیا ہے، اور اس نغمے کا ٹائٹل ہے جہاں چھوڑ دے میری وادی، پہلی مرتبہ جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیری کسی بھی گانے کا مرکزی کردار ادا کریں۔ اس گانے کا آغاز کلاک کی آواز سے ہوتا ہے، جو ان 365 دنوں کی یاد دلاتا ہے جو کشمیریوں نے محاصرے میں گزارے۔ وزراء شاہ محمود قریشی اور وزیر دفاع پرویز خٹک LOC کے چڑی کوٹ سیکٹر روانہ۔ معاون خصوصی معید یوسف، ذرائع ابلاغ کے نمائندے اور عسکری حکام بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ وزیر خارجہ میڈیا نمائندوں کو بھارت کی جانب سے LOC کی خلاف ورزیوں سے آگاہ کریں گے۔ بھارت کی جانب سے شہری علاقوں کو نشانہ بنائے جانے کے شواہد سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ کچھ روز قبل بین الاقوامی میڈیا بھی لائن آف کنٹرول کا دورہ کر چکا ہے۔ وزیر دفاع اور میں مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بارڈر پہ جا رہے ہیں، کہنا تھا شاہ محمود قریشی کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیریوں کو یقین دلانا ہے کہ پاک فوج سمیت پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ 5 اگست کے اقدامات کو کوئی قبول نہیں کرے گا، کہنا تھا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا۔ حق خود ارادیت کی جد و جہد جاری رہے گی۔ مقبوضہ وادی میں عید کے پرمسرت تہوار پر بھی کڑا پہرا ہے۔ مظلوم کشمیریوں کو عید الاضحیٰ تک نہیں منانے کی اجازت دی گئی۔ مقبوضہ وادی میں نماز عید پر پابندی رہی، سری نگر کی مساجد تک نہ کھولنے دی، اور عید کے دوسرے روز بھی کشمیری گھروں میں ہی قید رہے۔ لاک ڈاؤن کے آج تیسرے روز بھی سب کچھ بند ہے، مریضوں کو اسپتال تک رسائی نہیں حاصل ہے۔
5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील करके भारत ने वादी को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया था। इंसानियत सोज मजालिम को 1 साल गुजर गए। पाकिस्तान की जानिब से 1 साल मुकम्मल होने पर 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाने का ऐलान किया गया है। सिपा सालार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC के कोयरटा सेक्टर का दौरा किया और जवानों से खिताब में कहा कि कश्मीरियों से यकजहती और मुकम्मल ताउन जारी रहेगा। कश्मीरी जुर्रत और बहादुरी से भारतीय जुल्म व सितम का सामना कर रहे हैं, रुकावटों के बावजूद हक़ इरादियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं। दूसरी जानिब कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ भारतीय सियासतदान भी अब बोल पड़े हैं। भारतीय राज्यसभा के रुकन पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया और अपने आर्टिकल में मकबूजा जम्मू कश्मीर को जेल करार दे दिया। लिखा कि मोदी सरकार 5 अगस्त के इक़दाम से कोई नताइज हासिल नहीं कर सकी। मकबूजा वादी की मईशत को 40,000 करोड़ का नुकसान हो चुका। सयाहत, फल, गारमेंट्स, कारपेट्स, IT और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज ठप हो गई। 4,97,000 अफराद बेरोजगार हो चुके। तुर्क सदर रजब अर्दोगान ने भी सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोनिक राब्ता किया और हमने देखा कि इनके टेलीफोनिक जो राब्ता वो इस हवाले से बात भी की गई और साथ में क्योंकि ईद का मौका था तो ईद के हवाले से मुबारकबाद भी दी और मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का अज़्म का इजहार भी किया। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर कश्मीरी सहाफ़ी नईमा महजूर साहिबा। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया नईमा साहिबा, हमें वक्त देने के लिए। 1 साल गुजर गया और अब दोबारा ये ईद आई है, लेकिन कश्मीर से न लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, न कर्फ्यू की सूरत हाल में कोई बेहतरी आई है और अब 1 बरस बाद भी वादी लॉकडाउन में है। क्या सूरत हाल है कश्मीरियों की? मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक और आप लोगों को भी ईद उल अज़हा पे मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। देखिए, कश्मीरियों ने इन हालात में ज़िंदा रहने का हुनर अब सीखा है, क्योंकि वो गुज़श्ता 3 दहाइयों से पुरतशद्दुद हालात की लपेट में रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता 1 साल में मुसलसल लॉकडाउन और बंदों की वजह से आम लोगों की ज़िंदगी मसाइब का शिकार हैं। चाहे रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया ख़रीदना है, चाहे हस्पताल पहुँचना है या बच्चों के लिए हुसूल तालीम है, हर शोबा जैसे मफलूज होकर रह गया है या कर दिया गया है। और इक़्तिसादी तौर पे भी आप देखेंगे कि मफलूज करने की कोशिशें की गई हैं और हमारी दुकानें, हमारी तिजारत सारा 1 साल से बंद पड़ा है। और ये सब कश्मीरी हैं और देख रहे हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती बंदिशों का ये आलम कब तक जारी रहेगा और दुनिया कब तक एक तमाशाई की तरह अनजान बनती रहेगी। अच्छा नईमा साहबा, भारत की पाबंदियों, तशद्दुद और लॉकडाउन की वजह से कश्मीरी कौम जो है वो नफ्सियाती मसाइल का भी शिकार हो चुकी है। इस सूरत हाल में आप कश्मीरियों की जद्दोजहद को कैसे देखती हैं? अभी रिसेंटली एक ताज़ा रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 95% आबादी जो जम्मू कश्मीर की है वो जहनी अमराज का शिकार हो चुकी है, जिसमें जहनी दबाव का मसला ज़्यादा नुमायाँ है और इसके लिए इलाज, इसके लिए काउंसलिंग या अद्वियात मैसर नहीं है और हमारे पास इतने सारे साइकेट्रिस्ट भी नहीं हैं जो इनका इलाज कर सके। लेकिन अगर कोई इस गलत फहमी में है कि इन हालात की वजह से जो कश्मीरी अवाम है वो अपने हकूक़ से दस्तबरदार होंगे, वो चाहे सियासी हकूक़ हों, वो चाहे इक़्तिसादी हकूक़ हों, वो चाहे आईनी हकूक़ हो, तो मेरे ख़्याल में उनको दोबारा इस पर गौर करना चाहिए। इसलिए कि इस कौम के DNA में मुज़ाहमत का जो जीन बसा हुआ है वो कभी ख़त्म नहीं होगा और वो इस वक्त भी पुरअमन और खामोश एहतजाज कर रहे हैं और मेरे ख़्याल में शायद तब तक करेंगे जब तक न वो अपने आईनी हकूक़ वापस हासिल करेंगे। और इस पे हुकूमत को, वो चाहे भारत की हुकूमत है या वो चाहे वहाँ के सियासतदान हैं, उनको समझना चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए। नईमा साहिबा, सूरत हाल 1 साल से कायम है। 1 साल से आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद से कश्मीरी वहाँ पे एक सब जेल में मौजूद है। पूरे का पूरी वादी एक जेल बनी हुई है, लेकिन कश्मीरियों के हवाले से अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया कि जिससे लगता हो कि कश्मीरियों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है या उन्होंने इस फैसले को तस्लीम कर लिया है, मज़ाहमत कर रहे हैं। ये सूरत हाल आप कब तक जारी होती देख रहे हैं? देखिए, 5 अगस्त का जो डिसीजन है
उसको न सिर्फ मुसलमानों ने रद्द किया है बल्कि वहाँ के हिंदुओं ने भी इसको रद्द किया है। कश्मीरी पंडितों ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। जम्मू में जो डोगरा बिरादरी से लोग हैं उन्होंने आवाज़ उठाई है। सिख बिरादरी के लोगों ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। तो कोई इससे मुतमईन नहीं है, न किसी ने इसको एक्सेप्ट किया है इस डिसीजन को। और फिर एक तो रियासत का किरदार ख़त्म किया, फिर इस रियासत को आपने हिस्सों में बांटा है। तो मेरे ख़्याल में ये किसी को वहाँ मंजूर नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले कुछ अरसे से वहाँ पे जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है और जिसके कुछ लीडर अब रिहा भी हो गए हैं और उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि 5 अगस्त का फ़ैसला वापस लिया जाना चाहिए और उसके बाद से जो भी कश्मीर का मसला है उसको हल किया जाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि इसको शायद ही अब कोई बचा है वहाँ पे जो इसको मंजूर करेगा। हालांकि कोशिशें हो रही है वहाँ पे नई लीडरशिप बनाने की और नए लोगों को सियासत में लाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कश्मीरी इस डिसीजन को जब तक वापस नहीं लिया जाता है तब तक कोई वहाँ पे कोई इंतखाबी अमल शुरू होगा या इंतखाबी अमल में कोई शिरकत करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हजूर साहब हमारे साथ मौजूद थी, बता रही थी कि कश्मीरी जब तक कोई इंतखाबी अमल शुरू नहीं होता, लेजिस्लेटिव प्रोसेस शुरू नहीं होता, कश्मीरी किसी किस्म की सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, उनका कहना था। लेकिन क्या बात है जनाब, क्या कौम है और इस कौम की अजमत को सलाम है कि किस तरह से एक गासिब फ़ौज 1 साल से उनके ऊपर जुल्म और जबर और इस्तिबदाद के पहाड़ तोड़ रही है, लेकिन इस सारे मामले में भी कश्मीरियों का सर नहीं झुक रहा। क्योंकि मुसलसल जबरी लॉकडाउन है वहाँ पर 1 साल से और कोशिश ये की जा रही है कि वो जो हौसला है इनकी, जो इनके अंदर हिम्मत है, जो जुर्रत है, किसी तरीके से उसको तोड़ दिया जाए, उस हौसले को ख़त्म कर दिया जाए, उस हौसले को शिकन कर दिया जाए। लेकिन वो सूरत हाल हम ये भी देख रहे हैं कि 95% जो वहाँ के लोग हैं वो जहनी दबाव का शिकार है, परेशानी को, क्योंकि हर एक घर में एक शहीद है, हर एक घर में शहीद है, हर एक परेशान है, हर एक जो बीमार भी वो अस्पताल तक भी नहीं जा सकता। लेकिन इसके बावजूद सलाम इन कश्मीरियों को जो कि अभी तक अपनी जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। और OIC कश्मीर राब्ता ग्रुप कश्मीर के पुरअमन हल से मुतालिक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हम आपको बताते चलें कि आज होने जा रही है और इस तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान होंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस में बरतानिया, ब्रसल्स और जद्दा से कश्मीरी रहनुमा खिताब करेंगे। OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल सफ़ीर रिजवान सईद शेख कश्मीर का मुकदमा पेश करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। और जनाब बाखबर सवेरा में आपको एक अहम खबर बताते चलें कराची के हवाले से, जहां कराची के गुजर नाले पर पाक फौज और FWO की टीमें कचरा निकालने पहुंच गई हैं और पाकिस्तान रेंजर्स के एहलकार भी वहां मौजूद हैं। FWO के 50 से ज़ायद डंपर्स और क्रेनें कचरा निकालने में मसरूफ़ हैं। नालों से निकाला गया कचरा फौरी तौर पर लैंडफिल साइट पर मुंतकिल किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है। जी सलाउद्दीन, क्या तफसीलात हैं? देखिए, बिल्कुल कराची में बड़े पैमाने पर नालों की सफाई का आगाज हो गया है। गुजर नाले पर पाक फौज FWO की टीमें कचरा निकालने के लिए पहुंच गई हैं। गुजर नाले पर पाकिस्तान रेंजर्स के एहलकार भी मौजूद हैं। शहर में इस वक्त FWO के 50 से ज़ायद डंपर्स और क्रेनें कचरा निकालने के लिए मसरूफ़ हैं। नालों से निकाला गया कचरा फौरी तौर पर लैंडफिल साइट भी मुंतकिल किया जाएगा। तो ये तमाम टीमें आज से काम शुरू कर दिया गया है और ये NDMA के चेयरमैन ने भी गुज़िश्ता रोज़ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि तो इस तरह से आज बाज़ाब्ता तौर पर ये नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलाउद्दीन आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान की एक ज़हीन और होनहार तालिबा जिनका नाम है नतालिया नजम। और नतालिया नजम ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। उन्होंने नहायत ही कम वक्त में पीरियोडिक टेबल बनाने का भारतीय प्रोफेसर का आलमी रिकॉर्ड जो है ये तोड़ दिया है। नतालिया का ताल्लुक है लाहौर से और अब नतालिया का नाम जनाब शामिल होने जा रहा है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। जी जनाब, पीरियोडिक टेबल जो अच्छों को नहीं याद हो सकता
وہ لوگ جو ہماری طرح رٹا لگاتے ہوئے صرف گروپ 1A اور 2A کو یاد رکھتے تھے کہ جی لیب بیکنو فنام جی نام گال سپسکل یہ گروپ 1A 2A ہو گئے, اس سے زیادہ کسی کو یاد نہیں ہوا. لیکن اس شیر نے, اس شیرنی نے, بلکہ ہماری شیرنی نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے, اور اس نے پورا پیریوڈک ٹیبل نہ صرف یاد کیا ہوا ہے بلکہ اس نے اسے ارینج بھی کیا ساری دنیا کے سامنے. اور یہ اس کی سپیڈ دیکھ رہے ہیں آپ, اس نے کتنی سپیڈ میں کیا ہے. ایگزیکٹلی, اس سے پہلے جو انڈین پروفیسر, اب آپ کو سوچ رہے انڈین پروفیسر کی ایج بھی کتنی تھی, انہوں نے جو پورا جو ٹیبل کمپلیٹ کیا تھا وہ ٹیبل کمپلیٹ کیا تھا جناب 2 منٹ 47 سیکنڈ میں. اور نتالیہ نے جناب انڈین پروفیسر صاحب کو کہا ایکسکیوز می بائے بائے, فوراً سائڈ پہ ہٹے, کیونکہ نتالیہ یہ نے ریکارڈ بنا لیا ہے 2 منٹ اونلی 42 سیکنڈ میں. اب آپ خود سوچیں کہ پاکستان کی بچی جو چھوٹی بچی جو کہ صرف 9 سال کی بچی ہے, اس نے انڈین جو پروفیسر جو کہ اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا کہتے ہیں ان کو کس طریقے سے آؤٹ کر دیا جناب گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کس طریقے سے. اعزاز شنیا ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں اور لاہور سے میں جوائن کری ہیں ہماری بہت ہی پیاری نتالیہ, اور نتالیہ کے ساتھ ان کے پیرنٹس بھی موجود ہیں, حسن نجم صاحب اور شینا ان کی والدہ ہیں, ہم ان کو ویلکم کہیں گے. السلام علیکم جی, عید مبارک. اور نتالیہ سب سے پہلے تو آپ کو بچے ہم کانگریچولیشنز بھی کہنا چاہیں گے, آپ نے تو پاکستان کے لیے اتنا بڑا اعزاز لے کر آئی ہو. یہ بتاؤ اس کی تیاری کیسے کی آپ نے بچہ؟ تیاری ہم نے شروع کی تھی جب مما کہہ رہی تھی کوئی کام چاہیے تو 10 ایلیمنٹ کے نام جا کے سیکھو. اچھا, یہ مما نے کہا کہ کوئی اگر کام چاہیے تو 10 اینیملز کے نام سیکھو. نہیں, ایلیمنٹ. اچھا ایلیمنٹس کے, ٹھیک ہے. تو یہ لاک ڈاؤن میں شروع کی تھی تیاری, مجھے یہ بتاؤ. جی ہم نے لاک ڈاؤن کی تھوڑی دیر وہ بیچ میں شروع کیا یا تھوڑی دیر شروع سے بعد. اچھا, تو یہ کہ آپ نے ویسے جی لاک ڈاؤن کا پروجیکٹ ہے. اچھا نتالیہ بچہ آپ نے سٹارٹ کیسے کیا یہ پیریوڈک ٹیبل یاد کرنا؟ 10 ایلیمنٹس تو چلو یاد ہو سکتے ہیں, لیکن یہ 117 ایلیمنٹس آپ کو کیسے یاد ہوئے؟ 118 ایکچولی یہ بالکل کھیل میں الحمدللہ یہ کھیل میں کام شروع ہوا تھا. بیسکلی جب اس کو میرے سے کوئی کام پڑتا تھا تو میرے سے کہتی تھی 10 ایلیمنٹس کے نام یاد کر کے آؤ. وہ 10 ہوتے 118 ہو گئے. دین بھی تھاٹ کہ اس کا اب کیا کیا جائے. دین بھی اسٹارٹیڈ ریڈنگ اباؤٹ کہ یہ کب ڈسکور ہوئے تھے, ان کے اٹامک نمبرز کیا ہیں, آل آف دیٹ. وہ بھی کام ختم ہو گیا. تو پھر میں نے ریسرچ کرنی شروع کی اور دیکھا کہ اس کا ایکچولی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. پھر ہم نے کوشش کی کہ اس ورلڈ ریکارڈ کا جو ٹائم ہے اس کو بیٹ کرنے کی کوشش کریں. صحیح, یہ تو آپ نے اسٹارٹڈ 40 دن میں. لائک وی آر سو امیزڈ کہ آپ نے بچی کو پہلے کیونکہ کرنا شروع کیا کہ جی پہلے 10 ایلیمنٹ سیکھو, پھر اس کے بعد کرتے کرتے بچی پہنچ گئی 118 میں. تو آپ کو خود بھی ویسے آئیڈیا تھا, کیونکہ بعد میں تو آپ نے ریسرچ کر لی کہ بھائی جس کام پہ میں اپنی بچی کو لگا رہی ہوں یہ کام جا کے مطلب پاکستان کا نام جو ہے بڑا روشن کرے گا. ایکچولی ہماری انٹینٹ یہ نہیں تھی. ہماری انٹینٹ تو تھی اس کے ساتھ ایک بارٹر ڈیل کرنے کی آل دا ٹائم, کہ کوئی کچھ کنسٹرکٹیو یہ چیز کرے. لاک ڈاؤن کا موقع کا فائدہ ہم نے اٹھایا, گھر پہ تھے, کچھ کرنے کو تھا نہیں, تو وی تھاٹ کہ لرننگ پروسیس کی ناٹ اسٹاپ. تو ہم نے لوگ پوئمز یاد کراتے ہیں, 9 سال کی بچی ہے, آپ نے اس سے پیریوڈک ٹیبل یاد کرنے پہ لگا دیا. تو کوئی کیمسٹری سے کوئی خاص محبت ہے, اور اگر ہے تو یہ ہمارے پیرنٹس کو کیوں نہیں تھی؟ واقعی میں ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے جو پیرنٹ سے پوچھنا چاہیے آپ کو اپنے. ہمارے گھر میں جی جگہ جگہ پہ یہ دھماکے کرتی رہتی ہے. سو شی از ویری فونڈ آف ایکسپیریمنٹنگ. شی از ویری کیوریس, شی جسٹ لوز ٹو نو کہ یہ چیز اس کے ساتھ ملائیں گے تو کیا ہوگا. اور وہ چھت تک دھماکے ہوتے ہیں, ایکسپلوژنز ہوتی ہیں, اینڈ شی از جسٹ ویری فیسنیٹڈ ود دیٹ. تو یہ بہت چھوٹی سی بچے یوزلی جو ہیں وہ کھلونے مانگتے ہیں برتھ ڈیز پہ. یہ کہتی ہے کیمسٹری کی کٹ لے کے دیں, مائکروسکوپ لے کے دیں, اس طرح کی چیزیں لے کے دیں. اور حسن یہ بتائے گا, اب آپ نے سوچا ہے کیونکہ سنس آپ کی بیٹی جگہ جگہ دھماکے کر رہی ہیں تو کوئی کمرے ان کو گھر میں کوئی لیب بھی بنا دی جائے تاکہ وہ جتنے بھی اپنے دھماکے اسی لیب میں کریں. پورا گھر ہی لیب ہے. پورا گھر ہی لیب ہے. اچھا, اب ذرا نتالیہ سے ذرا پوچھتے ہیں. نتالیہ, آپ نے پیریوڈک ٹیبل تو پورا یاد کر لیا, لیکن کیمسٹری میں تو بہت کچھ ہے. تو آپ نے بڑے ہو کے کیا کیمسٹری میں جانا ہے آگے, کوئی مائنڈ بنایا ہے, یعنی اب کوئی انٹرسٹ چینج ہو جائے گا, کوئی زولوجی کی طرف یا باٹنی کی طرف چلا جائے گا؟
میں نے تو بایو کیمسٹ بننا ہے بڑے ہو کے. اینیمل کرولٹی فری ویکسینز اور پروڈکٹس بنانی ہے. واو، اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی نتالیہ کو پتا ہے کہ جی کرولٹی فری جو ہے انہوں نے جا کے اس ویکسین پہ کام کرنا ہے. میں اس عمر میں مٹی کھاتا تھا. ہم سبھی کھے کھا رہے ہوتے تھے. اس عمر میں سبھی کھے کھا رہے ہوتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اب مجھے بتائیں شینا اور حسن، اب آپ نے نیکسٹ اپنی بچی کو ایسی کیا تیاری کرانی ہے کہ بچی پھر جی کوئی عالمی ریکارڈ قائم کرے؟ کیونکہ ایک آپ نے عالمی ریکارڈ تو اپنی بیٹی کو قائم کروا دیا ہے. کوئی تیاری ہے کسی اور چیز کی؟ ابھی اس کی جو ڈیل ہم نے کی تھی، شی از گوئنگ ٹو ریسکیو 2 animals. ابھی وی آلریڈی ہیڈ 4, now another 2 are coming. تو ابھی one step at a time. اب we are going to start with her homeschooling and see where it takes her. اچھا، آج کل کے زمانے میں جہاں پر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ نہیں جی بچے کو اسکول میں پڑھانا ہے، بچے کو اس ٹیوشن سینٹر جانا ہے، اس ٹیوشن سینٹر میں بچہ نہیں جائے گا تو بڑے اسکول میں داخلہ نہیں ہوگا، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو ہوم اسکولنگ کروانی، تو آپ کو لگتا ہے کہ ماشاء اللہ سے دنیا نے دیکھ لیا کہ ہاؤ انٹیلیجنٹ شی از، کہ یہ کلچر پاکستان میں بڑھنا چاہیے ہوم اسکولنگ کا؟ نہیں جی، یہ تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں کہ نتالیہ ہیز بین اے اسٹوڈنٹ آف لرننگ الائنس تھرو آؤٹ. بیسکلی اس لاک ڈاؤن کے بعد جون کے اندر وی تھاٹ آف ٹیکنگ ہر آؤٹ آف دا اسکول. آئی نو کہ ابھی اسکولس کھلنے کی بات بھی کریں کہ سپٹمبر سے واپس کھل جائیں گے، بٹ وی ڈونٹ پلان ٹو سینڈ اٹ ٹو اسکول ان دا نیئر فیوچر. وی پلان ٹو ہوم اسکول ہر ٹل دا ٹائم یہ چیزیں تھوڑی سی سیٹل ڈاؤن کر جاتی ہیں. صحیح. تو جناب بہت بہت شکریہ جی ہمیں وقت دینے کے لیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ نتالیہ نہ صرف یہ کہ مزید ورلڈ ریکارڈز بنائے بلکہ وہ بایو کیمسٹ بنے اور وہ چیزیں جن کی ویکسینز نہیں ہیں ان کی ویکسینز دریافت کر لے. اور کرولٹی فری ویکسینز. کرولٹی فری. اور شفاعت ایک اور چیز، بڑا پیارا سا ریکارڈ بنا بھی آج ہمارے شو میں بھی. پہلی بار ہمارے ایک تو چھوٹی سی ہمارے گیسٹ بھی تھی اور جنہوں نے چھینک مار کے ریکارڈ بنایا نا، وہ مجھے کوئی اتنی پیاری ان کی چھینک لگی ہے. تو ہماری بہت ساری دعائیں نتالیہ کے ساتھ، اور اللہ کرے نتالیہ اور بھی اچھے جو ہیں وہ کام ایسے کرتی رہیں. تھینک یو سو مچ نتالیہ. آئی ایم سو ہیپی شفاعت، آئی ایم سو ہیپی. سچ گریٹ پیرنٹس. بہت بہت شکریہ جی. اور اب آپ سے اجازت چاہنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.